ओके, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो बेसिक कंसेप्ट था ना वो भी मैंने आपको दे दिया था, मेथड्स के बारे में भी पढ़ा दिया था, और ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड के दरमियान जो मेजर डिफरेंस की वजह है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो भी हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया था। बट वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, अभी मैंने सिर्फ आपको कंपाउंडिंग सिखाई थी। क्या सिखाई थी? और उसका हमने क्वेश्चन किया था, व्हाट इज डिस्काउंटिंग। एक चीज होती है कंपाउंडिंग और दूसरी चीज क्या है? डिस्काउंटिंग। अभी तो देखो जरा, सबसे पहले अगर एनपीवी को देखें, किसको देखें? ये एनपीवी मैं आपको करवा रहा हूं MA2 वाली, FMA वाली। असल में एनपीवी का 20 नंबर का सवाल आना है, तो वो तो ऐसा नहीं होगा। अभी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। एनपीवी का फॉर्मूला होता है, तो देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। इनफ्लोस में से आउटफ्लो को क्या करना है? माइनस करना है। और कभी भी आउटफ्लो में से इनफ्लो माइनस नहीं होता। पहले घर में अब्बा जी इनकम लेके आते हैं, फिर सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता पहले एक्सपेंसेस हो जाए बाद में इनकम आए। क्लियर है बच्चों? ईयर 0 में इन्वेस्ट किया मैंने 1 लाख। कितना इन्वेस्ट किया? ईयर 1 में आया 40,000, ईयर 2 में आया 35,000, ईयर 3 में आया 20,000, ईयर 4 में आया 15,000, ईयर 6 में आया 20,000। बात समझ आई? बात क्लियर हुई? ये क्वेश्चन है। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ना होता तो मैं क्या करता? सारे इनफ्लोज को ऐड करता जो पॉजिटिव में लिखे हुए हैं, और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो क्या है? आउटफ्लो। ईयर 0 का मतलब है आज, टुडे। क्या? आज। आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो 1 लाख को मैंने किसमें लिखा हुआ है? ब्रैकेट में। किसमें लिखा हुआ है? किसमें लिखा हुआ है? किसमें लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्लियर है? फिर ईयर 1 2 3 4 एंड 5 आएगा ना? 5 पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। 5 साल का मेरा प्रोजेक्ट था, और ये 5 साल में मुझे क्या मिला है? रिटर्न मिला है। कर लोगे कि नहीं हो जाएगा? ओके, सबको ऐड करो, इनफ्लोज को माइनस क्या कर दो? आउटफ्लो। ये तब था जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने कहा रीजन ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? उन्होंने कहा रीजन, 40,000 1 साल बाद की वैल्यू है, 35,000 2 साल बाद की वैल्यू है, 20,000 3 साल बाद की वैल्यू है, 15,000 4 साल बाद, और 20,000 5 साल बाद की वैल्यू है। तो तुम फ्यूचर वैल्यूज में से 1 लाख आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू, तुम उसको कैसे माइनस कर रहे हो? ये तो लाइक विद लाइक कंपैरिजन ही ना हुआ। तो मैंने कहा अब क्या करो? उन्होंने कहा सर इन सब फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में क्या करो? कन्वर्ट करो, और फिर सारे इनफ्लोज में से आउटफ्लो को क्या करो? माइनस करो। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? उसने कहा हसन, उस दिन तो तुम बच्चों को बता रहे थे कि अगर प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो और आपने फ्यूचर वैल्यू पे जाना हो तो इसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या फॉर्मूला है? आवाज है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। बात समझ आई? अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो ये जो है ये यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा? -n। बाकी सारा क्या है? सेम। ये जो है ना 1 + r⁴ इसको बोलते हैं डिस्काउंट फैक्टर। क्या बोलते हैं? और इसके बारे में आप जानते हैं क्योंकि हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ये करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं कि नहीं करते आ रहे हैं? तुम आज अपनी पुरानी हरकतों पे क्यों वापस आए हुए हो? क्या हो गया? आज तुमने क्या देख लिया? पापा से तो नहीं मिल के आ रहे? भौंको मत, चुप करके बैठो। बात समझ आई आप लोगों को? अब ये और ये
ये तीनों फॉर्मूलाज ही किसके हैं? डिस्काउंटिंग के। कोई भी दे दे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किसके फॉर्मूलाज हैं? डिस्काउंटिंग के। आपके लेवल पर तो इतनी बड़ी चवल नहीं मारेगा, लेकिन MA2 FMA में वो ये भी पूछता है, उसने ये स्टेटमेंट दी होती है और वो पूछ लेता है, तो बच्चों को ये नहीं पता होता, कभी ड्राइव करके सीखा हो तो फिर उन्हें सिर्फ ये आता होता है कि अल्फा और चार्ली स्टेटमेंट्स का उन्हें पता ही नहीं होता कि 1+r⁻n को क्या कहते हैं? डिस्काउंट रेट। मैंने आपको बताया था, चाहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो, चाहे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो, डिस्काउंट रेट लिखे बगैर नंबर नहीं मिलने, तो डायरेक्ट कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी। 1+r⁻n करके जो आंसर आता है 3 डेसिमल प्लेस तक उसको लिखना है, तो उसको एक्सेल पे करने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे करो। क्लियर है? अगर एग्जामिनर को ये वो ना नजर आया तो एग्जामिनर ने उसके 0.5 काट लेने। यहां तक कोई मसला नहीं? अच्छा ये देखो, R = कितना है? 10%। मानी ईयर 1 की प्रेजेंट वैल्यू तुमने निकालनी, अकाशा ईयर 2 की प्रेजेंट वैल्यू तुमने निकालनी है, हसन मुमताज ईयर 3 की प्रेजेंट वैल्यू तुमने निकालनी है, ओन शाहिद ईयर 5 की प्रेजेंट वैल्यू, और ईयर 4 की प्रेजेंट वैल्यू अली हमजा तुमने निकालनी है एज सुन एज पॉसिबल। और बाकी बच्चे सारे इनकी वैल्यूज को क्रॉस चेक करेंगे। हाँ जी, 36364 होगा। कितनी है? नेक्स्ट क्या किसकी थी? हम्म 2 4 बस ठीक है, 0.2 है ना? ओके, तुम बताओ तुम क्या बता रहे थे? 28 बस 93 यार 35,000 की प्रेजेंट वैल्यू ये आएगी? 926 किसकी है? 15 बस ठीक है। ये 5 की 12 इसको चेक करो इन सबका सही है, सारे इनफ्लोज को ऐड करो। क्या 1 माइनस 1,30,39 पॉजिटिव। क्या बात समझ आई? बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एनपीवी ऐसे निकलती। क्लियर है? कर लोगे? मुश्किल थी एनपीवी। ओके, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि यू हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर एनपीवी नेगेटिव है तो यू हैव टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। एनपीवी सुपीरियर मेथड क्या? और पेपर में ये लिखने के लिए भी आएगा, तो ये रोट लर्निंग वाला सवाल है, जब मैं कहूंगा तो आप लोग याद कर लेना, अभी मैं इसको नहीं करवा रहा। हाँ, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं, 4 प्रोजेक्ट दिए हैं। कितने प्रोजेक्ट दिए हैं? ABCD, आपने सेलेक्ट करना है ABC या D में से कोई एक। चारों प्रोजेक्ट की एनपीवी भी गिवन है, चारों प्रोजेक्ट का IRR भी गिवन है, चारों प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड भी गिवन है, चारों प्रोजेक्ट का ARR भी गिवन है। आपने सबको छोड़ देना है। डिसीजन किसकी बेस पर लेना है? एनपीवी की बेस पर। जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा, यू हैव टू सिलेक्ट दिस। क्यों सर? एनपीवी सुपीरियर मेथड क्यों है? एनपीवी सुपीरियर मेथड इस वजह से है क्योंकि ये एग्जैक्ट अमाउंट में आवाज ना है, एग्जैक्ट अमाउंट में वैल्यू बता देती है कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इतने से आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी और इतने से आपकी अमाउंट
कम हो जाएगी। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे कितना, 1 लाख, तो 5 सालों में 3039 से आपकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। $3039 का या पाउंड का क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। मुश्किल है। हाँ जी, ये एस्टिमेटेड है। बात समझ आई? क्लियर है? ओके। बात समझ आई आप लोगों को कि नहीं आई समझ? पूरी लाइफ में लगाया भी तूने लाख, 10 लाख नहीं। बात समझ लग गई? क्लियर है? अब्दुल्ला, पेपर है ना तुम्हारा, जल्दी से बताओ आर और एनपीवी का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट या इनवर्स? इनवर्स लिंक है। आर बढ़ेगा एनपीवी कम हो जाएगी, आर कम होगा एनपीवी ज्यादा हो जाएगी। आर ज्यादा एनपीवी कम। ओके सर, मॉडर्न एनपीवी में और नई एनपीवी में क्या फर्क है? मॉडर्न में और ट्रेडिशनल में? एनपीवी तो एनपीवी होती है। ट्रेडिशनल में ना ये कैश फ्लोज गिवन थे, ये कैश फ्लोज क्या थे, गिवन। 40,000 रुपया आया, बच्चों ये कैसे आया, कोई आगे मुझे 40,000 दे गया? नहीं, मेरा प्रोजेक्ट होगा, मैंने कुछ यूनिट्स बेचे होंगे, रेवेन्यू आया होगा, रेवेन्यू में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस की होगी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट माइनस की होगी, फिर मुझे उस पर टैक्स भी देना पड़ा होगा, फिर मैंने कुछ इन्वेंट्री कुछ वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद जो नेट कैश फ्लो आया होगा वो 40,000 आया होगा। ये 40,000 मेरी बचत है, टर्नओवर नहीं है। आखिरी स्टेप आपने F9 में जब एनपीवी निकालनी है यही करना है, बट कैश फ्लोज आपको खुद कैलकुलेट, यहां तक आपने खुद पहुंचना है, और इसका क्या नाम है, ये नेट कैश फ्लोज है सर। बट आर यू थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड द कैश फ्लोज? आप कैश फ्लो करी जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट अपने के 5 रूल है जो मैं वक्तन पढ़ाऊंगा। पहला रूल पढ़ा रहा हूं, पहले 2 रूल पढ़ा रहा हूं। डोंट कंसिडर प्रॉफिट, थप्पड़ मारो इसके। ओनली, तो फिर बोलना भी नहीं था, लगाओ। कंसिडर प्रॉफिट की बेस पर आपने कभी भी डिसीजन नहीं लेना, आपने हमेशा डिसीजन लेना है किसकी बेस पर, कैश फ्लो की बेस पर। सर वाई? दूसरा रूल बताएगा इसकी वजह, क्योंकि डोंट कंसिडर नॉन कैश आइटम्स। नोट्स में बेसिक चीजें लिखी है, नोट्स ये नहीं लिखी, स्लाइड मिल जाएगी। डोंट कंसिडर नॉन कैश आइटम, डोंट कंसिडर, डोंट कंसिडर, जाने हो रही। तो जो प्रॉफिट को ना मैनिपुलेट करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू द कैश फ्लो। कैश फ्लो क्या है, मेरे हाथ में जितने पैसे हैं वो कैश इन हैंड है, जब जाएंगे आउटफ्लो, जब आएंगे इनफ्लो। सोना मत, आंखें तुम्हारी बंद नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ गई आप लोगों को? प्रॉफिट में माशाल्लाह से डेप्रिसिएशन क्या हुई है, माइनस। प्रोविजन क्या हुई है, माइनस। डेप्रिसिएशन की डिफरेंट पॉलिसीज हैं, डिफरेंट क्या है, मेथड्स हैं। प्रोविजन की डिफरेंट क्या है, पॉलिसीज हैं, डिफरेंट क्या है, मेथड्स हैं। तो बच्चों, कोई बंदा भी अपनी मर्जी की पॉलिसी और अपनी मर्जी का मेथड क्या कर सकता है, यूज कर सकता है।
समझ लग गई? तो इसलिए प्रॉफिट को मैनिपुलेट करना क्या है, आसान। अच्छा दूसरी बात, बेसिक सा लॉजिक है, मैंने डिसीजन लेना था कि मैंने ये इसकी बाय करूं या ना करूं, है ना? अब मैं इसमें डिसीजन किसकी बेस पर लूंगा? पैसे की बेस पर, प्रॉफिट की बेस पर कैसे डिसीजन ले सकता हूँ, कैसे? प्रॉफिट एक्रूअल अकाउंटिंग वाले क्या कहते हैं, टेंशन मत लो, घबराओ मत, इसी का जो वो है ना, उसको 10 सालों में डिवाइड करो, हर साल इसको एसओएफ में से कम करते जाओ, एज एन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में ले जाते जाओ, डेबिट करते जाओ। भाई ठीक है, तुम्हारी बात समझ आ गई, लेकिन एसी तो तब आएगा ना जब पल्ले 2 लाख रुपया होगा। समझ आ गई? तो ये इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक, एंड इन द डिसीजन मेकिंग टेक्निक एज यूजुअल, पकड़ो एक सीट। आज तुम आओ नीचे, बिलाल ही चला गया है, वरना उसके पास तीन है ना। बात समझ आई? ये चैप्टर है डिसीजन मेकिंग का चैप्टर, किसका चैप्टर? एंड डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में हम किसी भी नॉन कैश आइटम की बेस पर डिसीजन है नहीं ले सकते। शायद आप लोगों को MA2 याद होगी, शायद आप लोगों को याद होगा, MA2 में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था रेलिवेंट कॉस्टिंग का, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रेलिवेंट कॉस्टिंग आपको बताता है कि कौन सी कॉस्ट डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट है और कौन सी डिसीजन मेकिंग में रेलिवेंट नहीं है। वो चैप्टर आपको एक नजर गो थ्रू करके आना चाहिए। अब वो कैसे गो थ्रू होगा, मैंने F5 वालों को कल पढ़ाया है, उनकी जो रेलिवेंट कॉस्टिंग की रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, सेंड। याद नहीं करना, बस देख लेना है कि कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट है और कौन सी कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर दे देता है फिक्स कॉस्ट, तो आपने यहाँ नहीं लेनी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में फिक्स कॉस्ट नहीं आती, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। एग्जामिनर यहाँ दे देगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा, आप लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि बच्चों रिसर्च एंड डेवलपमेंट पास कॉस्ट है, एंड पास कॉस्ट इज इररेलेवेंट इन डिसीजन मेकिंग। क्यों? पास्ट हैज बीन इनकल टू डेट, पास गुजर चुका है, क्लियर है? पास अब क्या है, अनकंट्रोलेबल है। समझ लगी? पास्ट गुजर गया, पास्ट इज नाउ अनकंट्रोलेबल, तो दिस इज व्हाट आपने इसको कंसीडर नहीं करना। ये दो चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि नहीं आएंगी? समझ लग गई? तो ये जो है, ये कैश फ्लोज है, ये क्या है, ऊंची आवाज में, कैश फ्लोज है, ये क्या है, कैश फ्लोज है। ओके, अगर ये कैश फ्लोज ना हो, आपको प्रॉफिट गिवन हो, क्या MCQs आया हुआ था पिछली दफा बच्चों को, 4 सालों के कैश फ्लोज की बजाय प्रॉफिट गिवन थे। अब क्या किया जाए बच्चों? ईयर 0 में आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख, ईयर 1 में 40, ईयर 2 में 35,000, ईयर 3 में 20,000, ईयर 4 में 15,000, ईयर 5 में 20,000। लेकिन बाद में पूरा साल पढ़ने के बाद पता लगता है ओ शिट, ये तो क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन हम सवाल कौन सा कर रहे हैं, एनपीवी का। हमें तो क्या चाहिए, कैश फ्लो। हमें तो क्या चाहिए, ऊंची कैश फ्लो। हमें तो कैश फ्लो चाहिए। अब क्या करें, हमें पता है कि कैश फ्लो चाहिए, तो प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करवा दो, क्या आ जाएंगे, कैश फ्लोज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, कैश फ्लो आ जाएंगे। अब डेप्रिसिएशन कैसे, वो कहते हैं ये देखो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो निकालने आती है ना, कैसे आती है तुम बताना जरा, आवाज ना है किसी की, मानी बताए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। F7 का पेपर इसका 72 पे पास है बच्चों। हाँ बोलो, बकवास बंद करो, मुझे सिर्फ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताओ। असफल,
सिंपल मेथड से। नो 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 नो, ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं है। तुम बताओ। नंबर ऑफ ईयर्स वहां कहाँ से आ गए? नहीं ना स्ट्रेट, ये तो तुम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता रहे हो फॉर द ईयर, मैं क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन पूछ रहा हूँ। बस वही क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। क्या नहीं ना, तो उसको उल्ट कर लो, थप्पड़ मारना है तुम्हारे। हाँ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो ये क्या आ गई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर इसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स पे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाता है। फिर बच्चा, इसका मतलब है कि आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि अगर स्क्रैप वैल्यू 0 है, इट मींस सारा एसेट यूटिलाइज हो गया है ओवर द लाइफ ऑफ द ईयर। तो सबकी सब क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। समझ आ गई? क्लियर है? हुई बात? जब मैंने एआरआर करवाना है ना, तो वहां मुझे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। वहां बच्चे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मार रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। एसवी है वैसे। समझ लग गई? टीवी वैसे कैरिंग वैल्यू, ठीक है। बात समझ आई आप लोगों को कि नहीं? हंसने की क्या जरूरत थी, खुद तो तुम्हें कुछ आया नहीं। ओके, तो बच्चों जब आप लोगों को पता लग जाए, लेट्स सपोज 0 है, क्या है? क्या स्क्रैप वैल्यू। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 1 लाख। 1 लाख और कितने साल है? 5। तो 20,000 पर ईयर है। हर साल में 20,000 को क्या करते जाओ? ऐड। 60। कैश फ्लो बदल गए, एनपीवी बदल गए। समझ आ गई? ये एक ट्रिक है जो एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में दे देता है, बस ये आपको पता होना चाहिए। सारे मेथड ऐसे हैं जिनके अंदर कैश फ्लो यूज होता है सिवाय एक मेथड के। तो इसीलिए अगर पेपर में पूछा जाए लीस्ट कंसिडरेबल मेथड इन द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो वो कौन सा है? एआरआर। कौन सा है? देखो उसका मतलब ही क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। और जब भी रिटर्न का मतलब आता है, रिटर्न मतलब प्रॉफिट, काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, काउंटिंग रेट ऑफ, उसको रोज भी कहते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको रोई भी कहते हैं। अब क्या मत देना, थप्पड़ पड़ेगा, आरओआई बोलते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमारी क्लास में एक लड़की थी कहती रोई, फिर मिस फातिमा ने उसको अच्छा रोला। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रोने वाला वैसे तो थी नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बात समझ आ गई? वो वहां ऐसा मेथड है जिसके अंदर प्रॉफिट लेते हैं। क्या लेते हैं? तो जब वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के रूल के अगेंस्ट है, तो वो सबसे ज्यादा लीस्ट कंसिडरेबल मेथड है इन द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। एनपीवी की आपको समझ आ गई? तो तुम्हें कहाँ से आ गई? तुम तो अब आए, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ, तो तुम ना चमचे बन के हेलो हाय ना करो बस। बात आपको समझ आ गई एनपीवी की? दिस इज द एनपीवी, और ये इस तरीके से निकलती है। क्लियर है? कर लोगे आप लोग? मुश्किल था? तो एनपीवी, एनपीवी निकालना आपको आती है। ओके, सबसे ज्यादा फोकस ना आप लोगों का एनपीवी पे तो होना ही चाहिए, लेकिन फॉर द फ्यूचर आपका जो फोकस है ना, वो होना चाहिए एनविटी और परपेचुटी पे। क्योंकि अब जब अगले पेपर में आप जाएंगे ना, तो 104 साल का प्रोजेक्ट, 115 साल का प्रोजेक्ट, 120 साल का प्रोजेक्ट, तो एक एक साल की तो प्रेजेंट वैल्यू निकल नहीं सकती। क्लियर है? तो वहां पे फिर ये माशाल्लाह से रिपीट वाले बच्चे जो हैं, ये क्या करेंगे वहां पे? है ना, ये कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज पेपर रिपीट भी हो गया। अब तो एसबीएल में 1 हफ्ता पहले पेपर लॉन्च हो जाता है। एसबीएल का पेपर 1 हफ्ता पहले आ जाता है।
सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं आती, पूरी केस स्टडी आपके पास 1 हफ्ता पूरा है पढ़ने के लिए। जब आपने एग्जाम में जाना है तो 100 नंबर की सिर्फ उन्होंने आपको इतनी सी शीट देनी है जिसके ऊपर रिक्वायरमेंट लिखी होनी है। केस स्टडी तो वो जिसको आप हफ्ता हो गया है पढ़ते हुए, फिर भी तुम देखना बच्चे ने फेल होता, क्योंकि 100 नंबर का एक ही सवाल है, एक ही केस स्टडी। समझ लगे आप लोग? तो जरा प्लीज थोड़ा सा अपने आपको क्या, बेटा बच्चे हैं ना, बच्चों का क्या एग्जाम, आपको पता एग्जाम एग्जामिनेशन में जब एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो अक्सर होता है कि एक दफा क्या हुआ कि जो दूर के सेंटर्स वाले हैं ना उनको मॉर्निंग वाला और इवनिंग वाला एग्जाम इकट्ठा मिल जाता है। जो पास वाले हैं ना उनको जब ब्रेक होती है दरमियान में तो उनको दोबारा फिर बैंक से जाके अपने पेपर कलेक्ट करने पड़ते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के ना। तो मेरी मदर लोगों का सेंटर जरा दूर था, तो मेरी खाला लोगों का, तो उन्होंने ना फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम वाले दोनों के ना एग्जाम जो है ना वो दे दी, है ना। तो मेरी खाला से ना गलती से, मेरी खाला हेड थी, उनसे पहले पार्ट वालों की बजाय ना इंग्लिश का पेपर था, सेकंड टाइम वालों का जो पेपर है ना वो खुल गया। जब वो खुला तो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो जब सीक्वेंस डालने के लिए मेरी खाला, ओ शिट ये तो सीक्वेंस ही चेंज है, तो मेरी खाला ने जल्दी जल्दी पेपर जो है ना वो पकड़ लिया, क्लियर है, और कहा कि अभी पेपर नहीं हो सकता। उतनी देर में कुछ लड़कियां जो सेकंड टाइम वालों से है वो मिली, उस दिन जुमा भी था तो काफी ज्यादा वक्फा था, तो उन्होंने लड़कियों को बताया कि आप लोगों का ना ये वाला ऐसे आ रहा है, ये लेटर भी पता लग गया, ऐसे ही पता लग गया, 20 नंबर का तो पता लग गया। तो वो मेरी खाला कहती है कि मैंने कहा कि आज तो इंक्वायरी लगेगी लगेगी, क्योंकि सब बच्चे, बात तो ऐसे फैलती है छोटे शहरों में, ये पेपर तो पहले ही बच्चों को पता था, तो लड़कियां उछलती फिर कि वाह आज तो पेपर पता लग गया। पढ़े कोई भी ना, पढ़े नहीं, बस केस स्टडी आ गई, एक ने मुझे सेंड कर दी, उसने सेंड कर दी, मुझे सेंड कर दी केस स्टडी, बच्चे सर हम आपको केस स्टडी सेंड करेंगे, मैंने कहा अच्छा कर देना, ठीक हो गया, केस स्टडी आ गई, लेट्स सपोज, है ना। अब मैं उसको क्या बताऊंगा, रिक्वायरमेंट तो नहीं है मेरे पास, मैं उसको समझाना बच्चों को सिखा सकता हूँ, क्लियर है। अब बच्चों ने इसके अकॉर्डिंगली तैयार करना, तुम देखना केस स्टडी में से मैंने कहना है मुझे 18 से 19 20 चीजें मिल रही हैं, लास्ट टाइम मैं वाली केस स्टडी में मैंने 20 चीजें आइडेंटिफाई कर ली थी, वहां तो कितनी आनी है 10 चीजें, बच्चे कहेंगे सर तो हमें इतनी ज्यादा बता देते हैं, क्या नाम है, तो जब वहां 10 आनी है तो हम 20 तैयार क्यों करें, फिर उड़ते हैं बच्चे। पेपर स्टार्ट हो गया सेकंड टाइम वालों का, जब सेकंड टाइम वालों का पेपर स्टार्ट हुआ ना, फिर देखें एक दूसरे के मुंह की तरफ, फिर कुछ आ नहीं रहा था, फिर इस खाला कहती मैंने बालों से पकड़ी, पकड़ के एक एक को बाहर निकाला, चलो, और वाहदाहुल आशरिक तौबा में पहली दफा मीडिया में पट्टी चली कि 21-22 लड़कियों का पेपर कैंसिल हुआ। खाला कहती इससे पहले कि वो पूरे टोबा में खबर फैलाती, हमने कहा चलो तुम लोग तो बाहर निकलो जरा, कि तुम लोगों को पता है ऐसे पता लग गया, पूरा ऐसे 1 मिनट में रिव्यू हो जाता है, 3 घंटे आप लोगों के पास थे ऐसे लेटर रिव्यू करने में, आप फिर नकले मार रहे हैं, फिर आपको कुछ नहीं आ रहा, पेपर परसेंटेज बहुत कम थी, इसलिए उन्होंने ये सिस्टम अपडेट किया है, अभी भी तुम देखना बच्चों ने फेल हो जाना। अब वो क्या करें, F4 में बच्चे बहुत फेल होते थे, उन्होंने इसको ऑनलाइन कर दिया, क्लियर है, बच्चे पास होना शुरू हो गए, बट बच्चों ने F4 को सीरियस ही नहीं लिया, अब वो दोबारा उसको स्किल्स वाला पेपर करने वाले हैं, आधे एमसीक्यू आधी केस स्टडी, पिछले साल करने वाले थे नहीं किया, इस बार करने, हर साल कहते हैं करते नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है बच्चों का ना, कि क्या नाम लेते होते हैं, और इंस्टीट्यूशन मानने तब ना, पर उन्होंने करके एक दिन रहना है, एसबीएल भी 2 साल अटकाते रहे ये लोग, इंस्टीट्यूशन वालों ने कहा कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, एवेंचुअली उन्होंने कर दिया अचानक से, फिर इंस्टीट्यूशन वाले कुछ भी ना कर सके, क्लियर है। तो अपना आप लोग पढ़ाई का जो मेथड है ना उसको चेंज करो। तीसरी चीज, तीसरा रूल पढ़ाने लगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इग्नोर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। उसने आपको इंटरेस्ट की अमाउंट दी होनी है, आपने उसे इग्नोर कर देना, आपने उसे क्या कर देना है सर, इग्नोर क्यों, ऐसा भी क्या हो गया कि इंटरेस्ट की अमाउंट को इग्नोर कर दें। चलो आप लोगों के लेवल पर तो ये रूल अच्छा लगता है। एफएमए में कल एक लड़की बता रही थी, उसका एग्जाम था, वो कह रही थी सर
मुझे एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसके उससे पूछा था इंटरेस्ट कितना है, तो वहां पे 0 भी लिखा हुआ था। तो 0 का क्या लॉजिक बनता है? मैंने कहा बेटा उसका आंसर ही 0, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कभी इंटरेस्ट आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हम क्या यूज करते हैं? आर। आर मतलब आर कितना है? 10%। और ये 10% कैसे आया है? केई, केडी और केपी को ऐड करके। तो केडी के ऊपर जो केडी है वो क्या है? इंटरेस्ट। वो इस आर के अंदर पहले से इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ये जो आर है ना 10%, इसके अंदर इंटरेस्ट की परसेंटेज इनकॉर्पोरेटेड है। तो एक चीज पे डबल टाइम तो नहीं इंटरेस्ट हो सकता, तो आपने इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना, बिकॉज इंटरेस्ट इज नॉट व्हाट रेलिवेंट, आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि R इज इक्वल टू 10% में कैलकुलेशन हो चुकी है। ये शुक्र करो कि इसका सवाल अलग आएगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल अलग आएगा। P4 में ऐसा नहीं होता। P4 में 25 नंबर का सवाल आता है, उसमें से 7 नंबर का पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं निकालो, फिर कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करो। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कौन सा? इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। उसी के अंदर फॉरेन करेंसी रिस्क मैनेजमेंट टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है तो अपनी करेंसी कुछ और, वो माशाल्लाह से कुछ और। तो ये 3 चैप्टर जो है ना, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट, ये एक ही जगह पे टेस्ट, एक ही 25 नंबर के सवाल। तो एक गलत, जब बाहर ही गलत है तो एनपीवी कहाँ से घट्टा ठीक आएगी? लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके सर, आज का काम क्या है? अब मैं करवाऊंगा फॉर्मेट, क्या? एनपीवी का। किसका? एनपीवी का। और उसी टाइम में पास पेपर के 2 सवाल शुरू करूंगा। कितने सवाल शुरू करूंगा? 2। फिर एक स्टेप बाय स्टेप हम उसकी कैलकुलेशन सीखते जाएंगे और इंशाल्लाह कल तक एनपीवी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब जरा थोड़ा सा फोकस्ड हो गया। अब ये पता नहीं मुझे कौन फोन कर रहा है, ये मुझे फोन वालों ने ना, मैं आईसीसी वालों को फोन कर रहा हूँ। 27 मिनट हो गए हैं मुझे वेट करते हुए। में मेरा 1700-1800 का बैलेंस लग चुका है। बीच में बच्चों के फोन आना शुरू हो गए। और ये तो शुक्र करो जो कॉल हो रही थी वो फोन आने की वजह से कटी नहीं। अगर फोन कट जाती, कॉल कट जाती, तो मेरा 1700-1800 मैंने उसी बच्चे से लेना था जिसकी कॉल आ रही थी। तो इसीलिए 24 घंटे मुझे फोन ना किया करो। अगर किसी को कोई काम होता है तो वो मैसेज फेंका करे। मैसेज फिर भी कभी ना कभी मैं देख ही लेता हूँ। तुम तो बकवास बंद रखो, तुम्हारा देखा नहीं था कल मैसेज? वो बड़े मतलब वो हो रहे थे ना थोड़े से, कुछ करके सर ने पता नहीं क्या देख लिया अचानक से। अचानक से तो नहीं, जब भी देखूंगा प्री प्लान देखूंगा। ओके। तुमने मंसूर के साथ बात नहीं करनी, समझ लग गई? क्या? वो गलती से ना आपको वो सेंड हो गए थे वाईफाई वालों के। अब तरह ये को क्या चढ़ गया। इसने मुझे शेख समझाया क्या? मौसम ठीक था इसलिए भी मैंने पूछा। अब यहाँ यहाँ ना मतलब बच्चे ज्यादा है। पिछली क्लास में 4 बच्चे थे एफआई में, सारे ऑनलाइन आए हुए थे। तो रहने दो बंदे। तो क्लास वाइंड अप हो गई है, क्या चला? 10 बजे तक प्रैक्टिस क्लास है। लैपटॉप्स हैं सबके पास अपने अपने? के पास नहीं है वो याद रखे, 200 रुपया फाइन है। अच्छा बच्चों इधर देखो, पहले फॉर्मेट को समझो। फॉर्मेट की समझ लो। अभी आपको कोई चीज नहीं आती, अभी आपने फॉर्मेट को रट्टा मारना है। क्या मारना है? ओके। सबसे पहले आप लोगों ने ईयर्स कोड करने हैं। क्या कोड करने हैं? ईयर। अब देखो ईयर में ना वाई 0 नहीं लिखना, क्योंकि ये
मुझे इंतहाई नफरत है। क्यों? क्योंकि मैंने इस सेल का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? और जो एक्सेल मैंने आपको इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन में सिखा देना है, आपका सवाल शुरू होगा आधे घंटे से। कहां से? आधे घंटे से। और मैंने इसको लेके जाना है 5 मिनट में, कि आपका सवाल एक्सेल पे पेपर में 5 मिनट में होना चाहिए। 6-7 में जिसका हो तो फेल है फिर। समझ लग गई? क्योंकि टाइम आपने बचाना है। और मैं ये नहीं कह रहा, सर अहमद से पूछ लेना आप लोग, मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल अपनी क्लास में जब मैं पढ़ता होता था, मैं 3 या 4 मिनट में कर लेता था। आधा मिनट लगता था फॉर्मेट बनाने में, और बाकी सारी चीजें पुट करके, क्योंकि इसके सारे सवाल एक ही तरह के हैं, कुछ भी उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है। एक पॉइंट होता है सिर्फ अलग, 2 नंबर का हर सवाल में। और वो 2 नंबर का पॉइंट डिफरेंस क्रिएट करता है ऑर्डिनरी बच्चों में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों। तो एग्जामिनर खुद बताता है कि मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से बच्चे ऑर्डिनरी हैं और कौन कौन से बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो मैंने हर सवाल में एक पॉइंट रखा होता है जो सारे पास पेपरों में नहीं होता, वो वहां होता है एग्जाम में। बाकी पूरा समझ लगे? तो 16 से 17 नंबर आप लोगों के एवरेज आ जाएंगे। 2 से 3 नंबर आप लोगों के सवाल में कटेंगे, क्योंकि आप सारे ऑर्डिनरी बच्चे। 0, 1, 2, 3, 4 सारे नल्ले तो यहाँ आ जाते हैं। कुछ कुछ बच्चे मार्क्स ले भी लेंगे, ये मुझे अंदाजा है। जैसे कुछ एक बच्चा ऑनलाइन बैठा हुआ है, ये भी ले सकता था मार्क्स अगर क्लास में प्रेजेंट होता। ये ईयर्स है, ये आखिर क्या है? ये नहीं कि 5 तक लिख के बैठ जाना है या 4 तक। अगर आपका प्रोजेक्ट 4 साल का है तो 4, अगर आपका प्रोजेक्ट 5 साल का है तो 5। लेट्स सपोज मेरा प्रोजेक्ट 5 साल का। क्लियर है? यहां आप लोगों ने लिखना है सेल्स यूनिट्स। क्या? और यहां आप लोगों ने 3 0 क्या ले लेने हैं? कॉमन। और अगर किसी ने 3 0 कॉमन लिए बगैर क्वेश्चन सोल्व किया, वो मेरे पास सवाल लेके ना आए। क्यों? इतना गंदा सवाल मैं चेक नहीं कर सकता कि माशाल्लाह से इतने इतने सेल हो जाए आप लोगों के कैलकुलेशन के बाद। क्लियर है? इसलिए 3 0 क्या ले लेने? कॉमन। एक लाइन छोड़ देनी। क्या छोड़ देनी है? मेस क्रिएट नहीं करना, बिकॉज आई बिलीव ऑन प्रेजेंटेशन। समझ लगी? जितना आप उसको इजी मोड देंगे एग्जामिनर को, उतने आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे, बजाय इसके कि एग्जामिनर हर सेल में जाके बेचारा ढूंढता फिर रहा है। क्लियर है? तो इससे बेहतर है कि उसके सामने हर चीज होनी चाहिए, ताकि उसको आसानी हो। और जितनी उसको आसानी होगी बच्चों, अब इसको क्या हो गया? क्या क्या कह रहे हो? बेटा वो पेपर चेकर है। अब आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स की बात कर लें, जितना अच्छा लिखेंगे उसका टाइम कम लगेगा, उसकी एफर्ट कम लगेगी, तो मार्क्स आपको ज्यादा मिलेंगे। बजाय इसके कि आप लोग तहस नहस ही कर दें पूरा पेपर, तो फिर क्या ही मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? लेकिन यहाँ ना पता नहीं लगता, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर में ना। तो इतना सेल यूनिट्स क्या? यहाँ आएगा सेल्स रेवेन्यू। क्या? सिंपल क्या करना होगा? यूनिट्स को रेवेन्यू के साथ मल्टीप्लाई। क्या? ऊंची समझ लगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन होगी और यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सेल रेवेन्यू आ जाएगा। यहां बताने की जरूरत नहीं है कि 3 0 कॉमन है, बस ऊपर बता दिए, उसको पता लग गया कि नीचे भी 3 0 कॉमन है। और ये तो तूने पूरा पूरा मुंह खोल के जमाई ली है ना। आगे बकवास ना कर तू भी। वेरिएबल कॉस्ट। क्या? ये जो ऊपर यूनिट्स लिखवाए हैं ना, ये आपको बड़ा फायदा देंगे। क्यों? हर बार आपको यूनिट कोड करने की जरूरत है नहीं है। सेल का रेफरेंस पकड़ो, सिर्फ उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो हर सेल में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। बात समझ आई तुम्हें? हेलो टोपी मास्टर, आगे बात समझ? टोपी उतार दो, हवा लगे ना थोड़ा सा, तुम भी तो उतारो, ये नसीबो लाल वाली टोपी पहनी हुई है। नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। क्या? ऊंची।
बच्चों फिक्स कॉस्ट तो कभी भी नहीं लेनी, फिक्स कॉस्ट तो कभी भी ऊंची ऊंची कभी भी नहीं लेनी। क्या एग्जैक्टली डायरेक्ट फिक्स कॉस्ट तो कभी भी आप लोगों ने कंसीडर नहीं करनी बेटा। इससे पहले कि मैं यहाँ पे इसकी बैंड बजा दूं, इससे मत हंसो इसकी बात पे। क्यों? अब गौर से सुना, इंक्रीमेंटल में और फिक्स कॉस्ट में क्या फर्क है? हमें पता है तलहाई को, प्लीज हम पे एहसान मत करो, घर से बैठे ये ज्ञान अपने पास रखो। ओके बच्चों, ये देखो उकाशा है ना, उकाशा की गली में ना एक दर्जी है मेरा, मैं उससे कपड़े सिलवाता हूँ, वैसे है नहीं, वो बेसमेंट में बैठा हुआ है जिससे मैं सिलवाता हूँ, लेकिन सोचो कि मैं डैंडी से सिलवाता हूँ, लेट्स सपोज, वैसे ऐसा है नहीं। मैंने इसको उकाशा को कहा कि प्लीज आते हुए ना मेरे ना कपड़े ले आना, मैंने कपड़े सिलाई करने के लिए दिए। और उकाशा तो आपको पता है आगे शेखों की बुआ। आकाश ने कहा सर 500। मैंने कहा भाई 500 किस चीज का? इसने कहा सर लेके आने हैं आपके कपड़े, मेरा पेट्रोल नहीं लगेगा। कौन सा? पानी नहीं डलता है। मैंने कहा अच्छा अवकाशा, मैंने तो तुम्हें इस वजह से कहा था कि तुम उस एरिया से आते हो, तुम ये बताओ कि मेरे कपड़े लाए बगैर तुम्हारा कितने का पेट्रोल लगेगा? इसने कहा सर 300 का। मैंने कहा भाई तुम मुझसे 200 मांगो ना, मेरे कपड़ों के साथ रेलिवेंट कितना है? 200। तुम्हारा इंक्रीमेंटल फ्यूल जो है वो 200 का लग रहा है मेरे कपड़ों की वजह से, तो मैं सिर्फ तुम्हें 200 का, आई एम obliged टू पे यू 200 रुपीज फॉर द फ्यूल कंजम्पशन फॉर मी। बात समझ आ गई? और ये मुंह में क्या डाल, यार मतलब ये किंडरगार्टन की क्लास हो रही है कि मुंह में कुछ डाला हुआ है, मतलब वो एक्स्ट्रा नहीं होता बुक का। वो देखो ये मुझे बुक पकड़ाओ, मैं पूरी क्लास को जरा प्रेजेंटेशन दूं। ये जो इसका पार्ट है ना, ये उतरा हुआ है ना, ये कौन सी बनी हुई है? ये नुक्कड़ डाली हुई है मुंह में, और बेटा चूस रहा है। ये लो। देखो हाँ, गुजरात में ऐसे पहाड़ होते हैं, बस हमारी साइडों में तो ऐसे पहाड़ नहीं होते, टिब्बे होते हैं ऐसे। बात समझ आ गई? कोई मिट्टी के। चुप कर। बात समझ आ गई आप लोगों को? इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल। नई क्लास जब शुरू होगी तो नई क्लास के शुरू होने की वजह से जो एसी का खर्चा आएगा, जो यूनिट कंजम्पशन होगी, वो रेलिवेंट होगा। लेकिन समझ लग गई? जैसा कि सर अली कलानी की ना यहाँ पर फिक्स इनकम है, लेट्स सपोज मैं उनसे जितने मर्जी बैच पढ़ाऊं, मैंने उनको क्या पे करना है? फिक्स। कह रहे नया बैच शुरू हुआ, जब मैं उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा था ना, डिसीजन ले रहा था कि नया बैच शुरू करूं या ना करूं, मैं उसमें सर अली कलानी की सैलरी नहीं डालूंगा, क्योंकि वो तो मैं उसे करंटली पे कर रहा हूँ, चाहे बैच शुरू हो चाहे बैच शुरू ना हो। बट बैच शुरू हुआ तो अली कलानी का सर खुदा का खौफ करे 6 बैच में पहले ही बढ़ा रहा हूँ, प्लीज आप मुझे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दें। मैंने कहा ओके ठीक है लिखलानी, 500 से ज्यादा ले लेना। हाँ मैंने कहा लिखलानी 20,000 रुपया जो है ना वो ज्यादा ले लेना, क्लियर है बच्चों? और ये जो 20,000 है ये इंक्रीमेंटल है, तो मैं इस डिसीजन में उस 20,000 को क्या करूंगा? कंसिडर करूंगा, बट करंट कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं है इन डिसीजन में। बात समझ आइए आप लोग? दिस इज इंक्रीमेंटल। ओके, सेल रेवेन्यू में से सिर्फ 2 चीजें माइनस करनी है। कितनी चीजें माइनस करनी है? तो यहाँ पर आ जाएंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। क्या आ जाएंगे दोबारा? इसको ना वो करना बहुत जरूरी है, बोल्ड। क्यों बोल्ड करना है? थोड़ा सा जाके ना आपको आगे पता लग जाएगा। और अगर आपका सेल थोड़ा सा मतलब टैक्स या न्यूमेरिक ज्यादा हो रहा हो, तो डबल टैप करना है आपने ऊपर जाके, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये माउस को अगर आप यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहेंगे ना, तो वो एक्सेल पेपर में नहीं जाता। पेपर में सिर्फ डबल टैब ही एक तरीका है, वरना ये तो एक्सेल बड़ा मॉडिफाई और बड़ा मजा आता है ना। तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस किया करो तो वो ठक ठक वाले कीवर्ड से किया करो। 200 रुपए का मिल जाएगा यहाँ से हाल रोड से, और 300 का मिल जाएगा यहाँ से पीस सेंटर से, क्योंकि पीस सेंटर तक आते आते 100 रुपए का मार्जिन हो जाता है ना, तो इस वजह से तो वो यूज किया करो। हो गया? ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए। अब क्या करना है बच्चों?
आप बिजनेस कर रहे हैं, टैक्स एक्सपेंस देना है, बात समझ आ गई? दे दिया टैक्स एक्सपेंस के नहीं दिया? अभी दे दिया। ओके आगे, फिर आप लोगों ने सेविंग ले लेनी है। क्या? सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस। जी बच्चों, दानियाल, दानियाल नहीं, तुम्हारा 7 पास है? 7 पास है? नहीं पास। 7 किसका पास है? तो मुझे बताओ कैपिटल अलाउंस क्या होता है? खड़े हो जाओ, इस बार पेपर में मेरे पास ना आना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ जी, कैपिटल अलाउंस क्या होता है जी? खड़े हो जाओ आप भी। सर अली जाने को तो आने में तो जरा आज एक दफा। तुम्हारा तो नहीं पास है। हाँ, टैक्स वाले क्यों अलाउ करेंगे? वैसे डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। नहीं, टैक्स की कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती। टैक्स अथॉरिटी जो डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं आपको, कैपिटल अलाउंस बोलते हैं, वो जो आप टैक्स देते हैं। बेटा चुप कर जाओ। आप लोगों को और कौन सा है? हाँ जी, तुम्हारा तो फेल है, तुमने से क्या पूछा? माननी, वो सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? कैपिटल लॉस किसे बोलते हैं? याद नहीं? खड़े हो जाओ। कैपिटल अलाउंस बोलते हैं भाई। एक तो मैं बड़ा खफा हूं HMRC से। क्यों खफा हूं? यहाँ पे मैं ना HMRC के साथ गुस्से हो गया। HMRC की मेरी बुआ नहीं है, जिससे मैं गुस्से हो जाऊंगा तो बुआ कहेगी मनाओ, वैसे मेरी अपनी बुआ भी कभी मुझे ना मनाए, लेकिन फिर भी इवेंचुअली क्लियर है, चलो मान लेते हैं कि बुआ मुझे मनाने अगर कभी आ ही जाए। तो टैक्स एक्सपेंस में HMRC से क्या हो गया नाराज? मैंने कहा HMRC, हर साल मेरे एसेट क्या हो रहे हैं? डेप्रिशिएट। मेरी बैलेंस शीट क्या हो रही है? कम। और तुम्हें टैक्स लेने की पड़ी। तुम्हें तो कोई गैरत नहीं आती होगी। मेरे एसेट्स डिवैल्यू हो रहे हैं। लाख का एसेट कितने का रह गया? 90,000 का। फिर 80 का, 10 साल की लेट्स फुल लाइफ पे। फिर HMRC कहती है रो मत भतीजे, सेविंग ले लो। क्या ले लो? क्या ले लो? सर अभी तो आप बता के हटे थे डेप्रिसिएशन नहीं आनी। जी बच्चों, डेप्रिसिएशन को किसी ने नहीं लेना। सेविंग और कैपिटल अलाउंस। कैपिटल अलाउंस का दूसरा नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। टैक्स में जाके आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये कौन सी डेप्रिसिएशन है। क्लियर है बच्चों? है ये आर्म डेप्रिसिएशन को भी ना कैपिटल अलाउंस बोलते हैं। क्यों? ये टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस है। क्लियर है? इसके ऊपर टैक्स अलाउएबल सेविंग है, इसके ऊपर आपको सेविंग मिलती है। क्लियर है बच्चों? HMRC कहता है कि भाई तुम्हारे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो मैं तुमसे क्या लूंगा? टैक्स भी कम लूंगा, तो मुझे कुछ सेविंग देगा। अगर सेविंग के बारे में एक बार याद रख लेना, इधर देखो, सेविंग के बारे में एक बार याद रख लेना। सेविंग आपके घर में नहीं आती कि पता लगे HMRC लिफाफे में पैसे डाल के आपके घर भेज रही है। हमेशा सेविंग नेट होगी। क्या होगी? समझ लगी? नेट ऑफ होती है हमेशा सेविंग, कभी भी आपको कैश में पे नहीं किया जाएगा सेविंग का। नेक्स्ट, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या? ये तो मैं जितना भी सिखा लूं यहाँ पर तो बच्चों ने वैसे भी नंबर नहीं लेने होते, तो इसलिए इसके बारे में मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहूंगा, बिकॉज सबसे ज्यादा बच्चे चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नंबर नहीं लेते। उसके बाद आ जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या? फिर क्या आ जाता है? स्क्रैप वैल्यू। समझ लग गई? अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की प्लेसमेंट कहाँ करनी है? ईयर जीरो में। स्क्रैप वैल्यू की प्लेसमेंट कहाँ करनी है? एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आगे नेट कैश फ्लोज। क्या? ऊंची आवाज में बच्चों, इनको आप पहले से जानते हैं। ये आप आपने ने इनको कहाँ देखा है माननी, ये नेट कैश फ्लोज को? आपने इसको यहां देखा है।
ये जो 40, 35, 20, 15, 20 थे ना, ये नेट कैश फ्लोज। जो मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, टैक्स एक्सपेंस, सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, इन सब की एडजस्टमेंट के बाद जो कैश फ्लोज आए थे, दैट आर द 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 नेट कैश फ्लोज। नहीं, हर क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट नहीं होंगे। हाँ, 6-7 नंबर का सवाल भी आ जाता है और नीचे लिखा होता है इग्नोर टैक्सेशन। टैक्सेशन को क्या कर दो, इग्नोर। जब टैक्स इग्नोर किया जाता है ना, तो सिर्फ टैक्स एक्सपेंस इग्नोर नहीं होता, सेविंग और कैपिटल अलाउंस भी इग्नोर हो जाती है। तो सेविंग और कैपिटल अलाउंस के नंबर कितने हैं, 3, टैक्स के कितने हैं, 1, 4 नंबर गए। इसका मतलब है फिर सवाल होगा 6-7 नंबर का, वैसे सवाल होता है 11-12 नंबर का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल के नंबर होते हैं 2, क्लियर है, और वो कभी कभी होता है, अच्छी बात है, वो कभी कभी होता है। बाकी वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, सेल रेवेन्यू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्क्रैप वैल्यू, ये हमेशा मौजूद रहेगा। ज्यादातर 99.9% टैक्स सेविंग और टैक्स एक्सपेंस दोनों क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, बट अब ये मौजूद नहीं होंगे। क्लियर है बच्चों। और जो सेविंग और वर्किंग कैपिटल चेंज है वो कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं आता। माउस कहाँ चले गए तुम, बात समझ आई। नेक्स्ट, डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट, पंखा बंद करो। ये तो फौरन कुली कर देगा, नया है ना। देखो हीट पे तो नहीं उस दिन किसी ने हीट पे किया हुआ था, मुझे लगा मैं कहीं मैं पिघल ही ना जाऊं, पता लगे पिघलने के बाद हमें पता लगा कि पिघल गए। डिस्काउंट रेट क्या, क्या डिस्काउंट रेट क्या, क्या डिस्काउंट रेट क्या, डिस्काउंट रेट एंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसके तकरीबन 25 सवाल हैं आपके पास पेपर्स में, तो 25 सवालों में से मैक्सिमम 20, 15, 16 भी करोगे तो आप मतलब 7-8 मिनट ले लेना, और इससे ज्यादा तो टाइम नहीं चाहिए होता, ये आसान है मतलब एज कम्पेयर टू। वो कहते नहीं, मुद्दा जब भी बोलेगा फन फाड़ के बोलेगा। बेटा कॉन्वेंट स्कूल है लिए कि ये बात मैं हर क्लास में बताता हूँ कि स्पेलिंग जो है ना, स्पेलिंग अपने अपने, मतलब मुझे स्पेलिंग में मैं मतलब बहुत मार खाता हूँ शुरू से। कहाँ है बट मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि मैं कॉन्वेंट से ही पढ़ा हूँ। स्पेलिंग की मिस्टेक्स तो चलती रहती है टाइम के साथ साथ। अच्छा, तो सीक्वेंस याद हो गया, क्योंकि मैंने अब इन्हीं हेड्स की कैलकुलेशन शुरू करनी है। मुझे ये बताओ सीक्वेंस याद हो गया, नहीं फाइल आ जाएगी इतनी भी क्या तुम्हें। और अभी ये जो मुझे कह रहे थे ना सर आपके स्पेलिंग गलत है ना, ये वो है ना, अगर आप इनका स्किल्स लेवल खत्म होने के बाद इनकी ईआरएस रिपोर्ट देखेंगे ना, तो F8 में ये लोग 4 बार फेल होते हैं। क्यों, F8 में स्पेलिंग्स माशाल्लाह से कितने हम लोगों ने गंदे लिखे होते हैं। और ये जो कह रहा था कॉन्वेंट से अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहूंगा, समझ लग गए है ना। जब आप लोगों ने FSC करने का सोचा था ना, तो तब भी ये ACCA में था। मेरे पास मेरा ना एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी है वो वैसे, मुन्ना, उसको मुन्ना कहते हैं, वो किसी दिन आएगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मुन्ना मुन्ना, मैं जिस दिन स्कैन में मैं F5 पढ़ रहा था ना, तो F5 की क्लास में आया, तो वो ऐसे आया, तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो मैं फ्रंट पे बैठा था, आवाज उसको
ओए बंद कर दे खुदा का ये कोई नया अलीबाग से मीटिंग ज्वाइन कर ली। बेटा टेक्नोलॉजी का मतलब ज्यादा भी नुकसान होता है तो इतना ना। मैं क्या बता रहा था, हाँ मुन्ना मुन्ना क्लास में आया तो इंट्रोडक्शन चल रहा हो, सर वहां कहते उठे, सर वहां कहते ऐसे जैसे वो जो जैसे बादशाहों को नहीं से कहते खुद आ रही है मुन्ना जी। तो मैंने कहा सर मैं मतलब हमारा तो सबको पता ही था, काफी बच्चों से इंट्रोडक्शन चल रहा था। तो कहते बेटा ये अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं देगा, इसका इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। क्लियर है? सर ने इंट्रोडक्शन दिया, फिर ना वो मेरे पास ना F9 पढ़ने आ गया। अब सोचो मेरे साथ उसने F5 पढ़ा, मेरा पूरा मतलब इसी से वाइंड अप हुआ वगैरह वगैरह। उसने मार्च सेशन की बात है ना, मार्च सेशन में उसने मेरे से ना मतलब F9 पढ़ा पिछली दफा। अब फिर मेरी भी क्लास में 15-16 बच्चे थे, मुन्ना आया, मैंने कहा बच्चों इसका इंट्रोडक्शन मैं दूंगा। कि मतलब मेरे एसीसी की एग्जिस्टेंस से पहले मुन्ना एसी स्कैन्स में था, और मुन्ने की स्कैन्स में ऐसे है कि मुन्ना ना सर मुबीन को जानता है, तो जो बच्चा सर मुबीन को जानता है ना, इट मींस के उस जैसे कहाँ भी जो मिस्टर अबेल को तो पता होगा ना, मिस्टर अबेल के हस्बैंड है सर मुबीन ना, मुबीन न्यासी। वो पहले फाइनेंशियल पढ़ाया करते थे, आजकल वो नहीं पढ़ा रहे, सीए में वालों को पढ़ाते हैं वो लोग। तो उनसे जो बच्चा कह रहे थे ना कि मैंने पढ़ा हुआ है, मेरा दिल करता है उसको कत्ल कर दो। अभी आज मेरे पास एक लड़का आया F8 के हवाले में बात करने ना, तो मैंने कहा तुम फाइनेंशियल किससे पढ़े थे? कहते सर मुबीन से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हारा आईडी क्या है? आईडी के डिजिट से पता लग जाता है ना, 3-4 थी उसके आईडी और हमारी 4-1 समथिंग, और आप लोगों की तो 5 समथिंग कुछ है। 2-2.5 लंबा तो 7 डिजिट का ही है, लंबा कितना लंबा तो 7 डिजिट का ही है। खड़े हो जाओ जल्दी हो जाओ, ये खड़े हो के इतना है। और बातें देखो कैसी छोटी चीज काम ज्यादा। जी बेटा अब्दुल्ला मलिक को फोन करता हूँ, वो बताएगा। पीछे कर ले जाओ पीछे। लंबा 7 डिजिट कोड होता है, हमेशा से 7 डिजिट कोड ही चलता आ रहा है। क्लियर है? तो इसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है कि लंबा कि छोटा कि मोटा। अच्छा ये देखो एक चीज अब यहाँ पे मिस है। अब यहाँ पर सर सारे हेड्स तो आपने लिखवा दिए, कौन सी चीजें मिस है? 2 चीजें ऐसी भी हैं जो किसी हेड के अंदर नहीं आएंगी, बट उनकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इन्फ्लेशन। क्या? ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, कि खुदा का खौफ करो, ना तो सेल रेवेन्यू कंसिस्टेंट रहेगा, ना वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्टेंट रहेगी, और ना ही इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कंसिस्टेंट रहेगी, क्योंकि हर साल रेंट रीन्यू होते हैं, इंश्योरेंस रीन्यू होती है, तो हर साल बढ़ती जाएगी अमाउंट। वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल जब खरीदने चले जाए माशाल्लाह से, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, सब यूके का प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान में तो सालों को भी स्प्लिट करना पड़ेगा कि मार्च तक रेट कुछ और था, अप्रैल में रेट कुछ और हो गया, मई में कुछ और हो गया, यहाँ तो चलते ही रहता है ना। हाँ तो वहां पर मतलब ऐसा होता है। क्लियर है? रेवेन्यू तो इसीलिए तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेसेस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इन्फ्लेशन को उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट में पे करना है, वो उन्होंने रेवेन्यू में चार्ज कर लेना है। इसीलिए अमीर अमीर से अमीर तर, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, बिकॉज बिजनेसेस को और उनको फर्क नहीं पड़ता। फिक्स जो इनकम्स वाले हैं ना उनको फर्क पड़ता है। पेंशन बढ़ती है माशाल्लाह से 8% से 9% से, इन्फ्लेशन रेट 14%, 6% का क्या आ गया? गैप आ गया इन रियल वैल्यू ऑफ मनी। तो वहां पर क्या किया जाए? तो सबसे पहले हम लोग किसकी कैलकुलेशन सीखने वाले हैं? इन्फ्लेशन। ठीक है ओके। क्या? बैठ जाओ बच्चों जी। तो नया रूल शायद आप लोगों को, तुम लोगों को पता है नया रूल? हाँ तुम इसे नया रूल बताना ऊंची आवाज में जरा। पेपर F9 की एग्जाम का रूल बता दिया? नहीं यार बता देंगे। हाँ जी कोई ट्रीट नहीं देगा। हाउस 25,000 100 जाहिर थप्पड़ मार दूंगा। फीस 20,000 और पेपर करने का 25 दुर्फटे मुंह। और जो आउटसाइडर है जिसकी स्कैन में आते पड़ा उनके एक्स्ट्रा 5,000 पे करेगा, खड़े हो जाओ।
एक बार बता देते। बच्चों ये कह रहा हूं मैं कि पेपर F9 का जो है ना वो किसी को भी नहीं मिलेगा, स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलेगा। जी बेटा, ये जो इस बार का बैच गुजरा है ना, इसकी वजह से किसी को भी अब F9 का पेपर नसीब नहीं होगा। रूल चेंज हो गया अब रूल चेंज। चुप करो, बैच के अंदर ही पॉलिसी चेंज हो गई। क्या क्या हर पेपर में, मतलब एवरी पेपर एग्जैक्टली। तो आप जितना मर्जी टीचर्स की उठा लें, पेपर तो कौन भेजेगा? मैं, चाहे वो सर अली गिलानी हो चाहे सर अहमद हो, पेपर तो मुझसे ही आएगा। क्या बेटा रीजन बहुत ही ज्यादा जो है ना वो बहुत एग्जैक्टली बच्चों, यही तो रीजन है। ऊंची आवाज में बोलो। बेटा ये तुम ना अपनी बकवास बंद रखो। लेकिन बेटा जो आउटसाइडर्स हैं जिन्होंने टैक्स वगैरह कहीं से पढ़ा है, 5000 फी है। मौकी लास्ट टाइम तो तुम फ्री में बैठ गए थे, इस बार ये रूल है, तुम तो ना बोल लो कम से कम एटलीस्ट। अब चार्जेस बताएं। नहीं रहने दो, अब बता रहा हूँ ना, अब सुन लो। मैं तो सारी आपको मैं 3000 नहीं 2500 ही ठीक है, सबके लिए रूल बराबर। ये पेपर का बताओ एग्जैक्टली और टैक्स का 5000। सर अभी आप नहीं पढ़ाते क्या? तो बेटा बाहर से पढ़ तो रहे हो आप। क्या नहीं ना, जिस पेपर में वो मेरा स्टूडेंट नहीं है काउंट कर लो बच्चों। नहीं बेटा उसको मैं जोड़ूंगा थोड़ा थोड़ा थोड़ा। टैक्स का एक दिन में 45,000 सर अगले बैच से हम टैक्स पढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम जिस टाइम F7 का पेपर चल रहा था, उसी टाइम F7 का पेपर जो है ना, मतलब वो एक और बंदा भी करवा रहा था, उस वहां सारे आउटसाइडर्स थे, 11 आउटसाइडर्स, 55,000 जी। और आप इस बात का कंफर्मेशन जो है वो सर अली गिलानी, सर अहमद, सर जमाल, किसी से भी ले सकते हैं। बिकॉज मैं बेवकूफ नहीं हूं कि इन लोगों को एग्जाम एक करवा के भेजो और एक इन लोगों की बातें सुनो। बेटा ये तो पता लग जाएगा, चुप रहो तुम। डेल्टा को बेटा मैं तो स्कैन टेंशन ना लो तुम लोग, इंशाल्लाह। तला तुम तो चुप ही रहो, तुम तो बगैर, तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, तुम तो वैसे ही पास हो जाओगे। इस बार भी इसने बगैर, इसका मॉर्निंग में पेपर था, 81 मार्क्स आए F7 में। और एक और लड़की है, उसका भी मॉर्निंग में पेपर था, उसकी भी 81 मार्क्स आए। तो वो भी सर अली गिलानी से ही पढ़े हुए थे, और ये भी सर अली गिलानी से पढ़े हुए हैं, वो नहीं ये जिन्होंने इतना सा भी मतलब नॉलेज गेन करने की कोशिश नहीं की। आप F7 के कॉन्सेप्ट तो देख ही रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिए हैं, जिनकी तारीफे करते सर अली गिलानी थकते नहीं है। अब पूरा महीना मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि अब यहाँ रिपीट होने का तो चांस ही पैदा नहीं होना। उसके 80 आए, अच्छा भाई तुम्हारे एक ज्यादा है, मेडल दो इसे। इसको बाढ़ देंगे। कितनी होगा? बाढ़ नहीं सकी, बाढ़ क्या? ओके पढ़ना शुरू करते हैं। ओकाशा पढ़ना शुरू करो। तो इसीलिए बच्चों मैं पहले ही बता रहा हूँ कि पेपर की उम्मीद के साथ आप लोगों ने पेपर की तैयारी नहीं करनी और ना ही पेपर आना है, क्लियर है? और लास्ट टाइम भी F7 का पेपर जो है ना वो आ ही नहीं रहा था, मतलब जो जहां से मुझे पेपर आना था वहां से एग्जाम आया ही नहीं, और उसी टाइम इमीडिएटली
मैंने यूके में एक बंदे को कॉल की, उसने वहां से एक बच्चे को कहा, वहां से पेपर आया और तकरीबन 25 मिनट पेपर जो है ना वो लेट हो गया, लेकिन फिर भी मतलब मैंने कोशिश की कि पेपर किस तरीके से हो जाए, करवा दूं इन लोगों को। क्लियर है? और ये जो जितने भी ये कहते हैं ना, अभी मेरे अकाउंट में पिछले 13 दिन से 31,900 का डेफिसिट आया है। आज सर अहमद बता रहे थे 31,900 का डेफिसिट आया है, और इसके अंदर 18 एसीसी को कॉल्स हैं, 17 मिनट की, 15 मिनट की, 14 मिनट की, 13 मिनट की। तो जरा आप जरा कैलकुलेट करके देखें जरा, जब आप यूके फोन करते हैं कि 13-14 मिनट की कॉल पे कितना पैसा कटता है। पोस्ट पेड सिम होती है जिससे कॉल करते हैं, तो अच्छा खासा सारा बिल में कल आप लोगों को वो भेजूंगा, बिल आना है कल, तो अच्छा खासा एक लंबी लिस्ट निकलती है, क्योंकि बैलेंस तो आप जितना भी करवाते जाए हमें क्या पता कितना लग जाना है, तो कॉल कट हो जाती है। माशाल्लाह ये जो शक्ल बैठी हुई है आगे, ऑन शाहिद, अब इसकी भी कॉल करनी है, क्योंकि इसका भी माशाल्लाह से इसका भी फाउंडेशन डिप्लोमा कल परसों ही वाइंड अप हुआ है, तो इसने एग्जाम बुक करवाना है, आज लास्ट डेट है, तो अब जाके इस पे खपूंगा इसके पेपर में। ये ब्लू वाले शर्ट वाले की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा होता है, तो बहुत ज्यादा ना नुकसान हो रहा है। पढ़ना शुरू करो। The directors of Pentaco are considering a planned investment project costing $25 million, payable at the start of the year 1. यानी कि ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है ना, तो कितनी कितने की बात कर रहा है? 25 मिलियन की। तो 30 कॉमन लो तो ये कितनी बनती है? ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का हेड है, तो यहाँ तो इसको मैंने माइनस में लिखना है ना, क्योंकि ये माइनस में होती है। क्लियर? 25,000। ओके, तो ये लिख लिया आप लोगों ने, तो अभी कैलकुलेशन सीखते हैं आगे। The following information relates to the investment project. हाँ जी। सेल वॉल्यूम यानी कि सेल यूनिट्स गिवन है बच्चों 520, 624, 717 एंड 788। 1000 को जो है ना वो मैं क्या ले रहा हूँ कॉमन, तो दीज आर पहले ईयर जीरो में तो कोई यूनिट नहीं ना बिकते। आज तो इन्वेस्टमेंट हुई है, आज तो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है मैंने 25,000, तो साल बाद यूनिट बिकेंगे, मतलब कितने? 520। बच्चे इंग्लिश में 624 717। ये आज सुबह पता नहीं एफएमए वालों की क्लास हो रही थी, पता नहीं क्या चिंजा परिंजा पता क्या कर करके उसने मेरी जान खा ली। मैं उसको कहूं भी के क्या नाम लेते होते 54-55 की समझ आ जाती है, वो चिंजा परिंजा पता नहीं क्या कर रहा था। हाँ वही 780। 30 कॉमन ऑटोमेटिकली मैंने ले लिए एंड इट इज एक्सप्लेन्ड इन द, मैंने पहले बता दिया था कि मैंने ये लेने हैं, तो सेल्स वॉल्यूम लिखने का कोई नंबर है नहीं है। क्लियर है? ये वैसे ही आप लोगों ने लिखा है, सेल रेवेन्यू का एक नंबर है। ओके, अब ये एक नंबर कैसे मिलेगा? आवाज ना आए किसी की, सिर्फ इधर देखो, मानी पीछे हो जाओ। यहां सोने पे सुहाग है, क्यों? हर साल सेलिंग प्राइस क्या है? हाइट चेंज सेम, सेम सेलिंग प्राइस है। मैं बताता हूँ कि फायदा क्या है। क्लियर है? 30 की क्या है सेलिंग प्राइस, उसके नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना काशा, वो पढ़ना शुरू करो। द इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन, This information needs adjusting to take account of selling price inflation of 4% per year. हर साल 4% से बढ़ती जानी है। Yes, sir. ओके, रेवेन्यू इनटू 30 की सेलिंग प्राइस इनटू 4%, 1.04। यहां अगर इसको किसी को नहीं पता तो 1 प्लस 0.04। बात समझ आ गई? Yes, sir. एक साल की इन्फ्लेशन क्या करनी है? ऐड। फिर अब जिस सेल में फॉर्मूला लगा होता है, जब उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल सी किया और इन तीनों सेल्स में क्या कर दिया, कंट्रोल वी, तो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर दी। अब पता लगा 7-8 मिनट कैसे लगेंगे?
पेपर में इस तरह नहीं होता था, क्या पेपर में वो इतना नहीं होता है। पेपर में हो मैं कंट्रोल सी ना भी करें सर, वो पहले सेल में जाए ना, वो नहीं होता पेपर, ट्रैक कर दें। नहीं वो ड्रैग पेपर में नहीं होता, ड्रैग नहीं होता पेपर में, कॉपी पेस्ट होता है पेपर में, इसलिए मैं ड्रैग सिखाऊंगा भी नहीं। क्लियर है, कॉपी पेस्ट होता है। ओके सर, तो फिर सीधी सीधी नहीं लो नहीं, ये देखो इस सेल में क्या था, फार्मूला C3 इंटू 30, यहां उसने D3 इंटू 30, E3 इंटू 30, F3 इंटू 30, फिर 1.04 तो वैसे का वैसे रहा, फिर यहां मैंने रेफरेंस दिया था 1 कि 1 साल की इन्फ्लेशन ऐड करनी है, यहां 2 साल की, वो देखो कैप के ऊपर D2 है, फिर यहाँ कैप के ऊपर E2 है, कैप को देख लो ना, एंड देन कैप के ऊपर क्या है F2। ओके, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। 1 + 0.0 क्या 1 + 0.0 0.04 and 3.4%, 1 क्या बच्चों में मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों ने पिछला पूरा 15 साल कहाँ गुजार के आए हैं आप लोग, बिकॉज अब तुम बेसिक बात देखो, अगर मैंने इन्फ्लेशन ऐड करनी होगी तो मेरे पास 2 तरीके हैं, मैंने उसको 4% लूं, जो अमाउंट है उसमें ऐड कर दूं, यही होता है ना। तो अमाउंट है 100%, 1 मतलब रिप्रेजेंट करता है 100% को, तो जब उसको 4% से बढ़ाना है तो उसका मतलब कितने परसेंट हो गया, 104%, तो 104 को डिवाइड बाय 100 करो तो 1.04 बन, तो 1 मतलब 100%, इस अमाउंट का 100% प्लस 4%, बात समझ आई। और ये तो 9, 10, 8, 7, 6 हर जगह हम लोगों ने किया हुआ है। ओके बेटा, एफएससी मेडिकल थी नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल नहीं मेडिकल थी वैसे, क्या कितने नंबर थे, अच्छे थे वैसे। क्लियर रेवेन्यू बात समझ आ गई आप लोगों को कि नहीं आई समझ, एक दफा दोबारा गौर से सुनो, और जब ये सवाल हो गया रोज के 2 सवाल करके आना इन्वेस्टमेंट उधर पक्का। क्लियर रेवेन्यू, रेफरेंस इनटू 30 इनटू, चुप करो 1.04, अगर किसी को समझ ना आए तो 1 + 0.04 कर देना कैप। अब यहाँ 1 मत लिख देना, अगर यहाँ 1 लिखा हर सेल में वो 1 1 1 1 ही करेगा, तो यहाँ क्या लिखना है, लिखना ही नहीं है, सेल का जाके रेफरेंस दे। हसन मुमताज तुम्हें समझ आ रही है, वैसे तुम्हारा पेपर अगली अटेम्प्ट में, लेकिन फिर भी जी ये मैंने भी बताना है, तुम बीच में ना टीचर मत बनो, पीसी मेरे पास आई हुई है तुम्हारे पास नहीं, चुप रहो, बात समझ आई। एंड पे कंट्रोल क्लास क्लिक करना है, पी वी प्रिंट ना कर निकल है वहां से पता लगे उनके सिस्टम से प्रिंट बाहर आ रहे हैं जाहिल, समझ लगी आप लोगों को। सो दिस इज व्हाट, हाँ और प्रिंट के ऊपर लिखा हो तुम्हारा कारनामा। अब कल से प्रिंटर लिया ना, तो तलहा ने माशाल्लाह से वो 500 पेज का तो वो होता है बंडल, हाँ उसमें तकरीबन 100-150 तो अपनी तस्वीरें ही प्रिंट कर करके सीख के, मैंने कहा भाई प्लीज इसको फेंक दो कहीं, ये देखी भी नहीं जा रही पूरी, इतने बड़े पेज उसके मुंह आ रहा है बस नजर, हाँ सेल्फी लेके तो एग्जैक्टली वो सीख रहा है ना अभी कि उसको कैसे मतलब चलाना, तो इसी वजह से एक्चुअली ना इंकजेट लिया है, वो लेजर तो है ना वो चलाना आसान है, बट लेजर में ना जो कलर्ड है ना वो कामयाब नहीं है, तो कलर जो है वो इंकजेट में कामयाब है, तो हमें कलर चाहिए था, तो डेट्स मैंने लिया है। और उसका क्या काम है, क्या आप क्यों नहीं सीख रहे? वैसे क्या HP एक्चुअली ना मेरा वैसे ये फ्लो है जो इसने कहा है ना, फिर बस ये तो टाइम नहीं होता, दूसरी बात ये कि मैं ना हमेशा मुहताज ही होता हूँ, अब मतलब कुछ भी करना है ना तो मतलब मुझे तलहा की मुहताजी है, कि मतलब मुझे पता है कि मतलब IT का उसको पता है, और तलहा का भी ये सिस्टम है, तलहा को ना थोड़ी सी साथ साथ दाद मिलती रहनी चाहिए, अगर कोई ही किसी ने इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट ना किया या उसके काम में कोई खराबी निकाल दी, फिर तलहा 6 दिन आपके कहना नहीं मानता हुआ,
तो तलहा को साथ साथ ना इसका थोड़ा सा मीटर ठंडा रखना पड़ता है। तलहा गुड, तलहा को मतलब क्रिटिसाइज भी करना हो ना तो साथ ये कहना पड़ता है ये ठीक था, यहाँ तुमने काम खराब किया। अगर कह दिया ना तलहा को कि यहाँ तुमने काम खराब किया, कर ले खुद ही, कर ले खुद ही, ये वो। अब कल उसने तकरीबन 2-3 घंटे लगा के वो सीखा ना, उसके बाद 2-4 प्रिंट निकाल ले, बिल्कुल ही फारग थे प्रिंट ना। तो मैंने उसको कह दिया ना कि आके लेट गया ना, मुझे पता नहीं लगा कि अब ये गुस्से हो गया। तो घर से फोन आना शुरू हो गया, तो किसने फोन उठाया ना, तो खाला का मुझे फोन आ गया, फोन क्यों नहीं उठा रहा। मैंने कहा मैंने इसको कुछ कहा तो नहीं था, तो ये गुस्से हो गया। तो खाला कैसे कहती, तो तुमने कुछ कहना था ना, तुम ठुड्डे मारा करो इसको, कि मतलब ये उठाओ इसको मैंने उठाया, फिर घर से अच्छी खासी दुर्गत बनी। गुस्से हो जाता है, 10-10 दिन फोन नहीं उठाता, घर नहीं जाता, लेट जाता है, कि मतलब ऐसा। इसको भी ना आदत पड़ गई हुई है। यहाँ पर इसके फादर आर्मी से आए हुए हैं, तो उनके घर में तो फौजी रूल चलता है। डंडा अब्बा जी का बिल्कुल कड़ा के साइड पे रखा हुआ है। हाँ, एक दफा मैं इनके घर गया तो तला सोया पड़ा था ना, मैंने कहा शायद सोया पड़ा होगा। तो मैंने आंटी को पूछा, मैंने कहा ये आज उठ नहीं रहा। तो आंटी कहती दुर्गत बनी है अभी 5 मिनट पहले। मैंने कहा अभी भी, तो क्या नाम लेते होते हैं वो, रैप्टे बोल लगते हैं इसके। अ, पता क्या, आप जिस भी माहौल से आए हो, यहाँ जब आप एक, अब मैं हूं ना, मैं जब यहाँ नहीं होता था मैं तब भी कोई काम नहीं करता था, तो मैं अब यहाँ हूं तो मैं अब क्या ही काम करूंगा। तलहा ओपोजिट था। आप लोगों ने तलहा की सेहत वगैरह तो देखी होगी। तलहा लोगों की, हाँ ना, जितनी भी जमीनें हैं राख अगर रखे भी हुए हैं ना, ये उनके सर पे चढ़े हुए हैं। हम तो राखों को कभी पूछते ही नहीं, उन्होंने हमें आके हिसाब देना होता है। गंदम कट रही है, चलो गंदम कट रही है, इन्होंने वहां कैंप लगाया हुआ है, छतरी नहीं होती वो, है ना, नहीं गंदम कट रही है। वो लोग तो चलो बेचारे कमाई के लिए मर खप रहे हैं बेचारे, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो। मैंने तला को फोन किया रमजान में, तला कहाँ, तला ने 2-3 रोजे छोड़ दिए। अली भाई क्या करूं, पापा ने यहाँ बिठा के गए हैं। मैंने कहा तस्वीर तो भेजो, छतरी लगी हुई है, नीचे तलहा साहब बैठे हैं। नहीं मतलब वो क्या गंदम काट काट के अपने घर ले जाएंगे, कि मतलब उनको मतलब इतनी गर्मी में, मतलब वो तो चलो खबरें, साथ तलहा भी माशाल्लाह से, मतलब वो इसको मतलब इतनी ज्यादा सुपरविजन जो है ना वो करते हैं। तो तलहा को बहुत काम होते हैं। अब यहाँ पर होता है ना तलहा, होटलों की स्टीकें वगैरह वगैरह, जब घर चला जाता है ना, कोई स्टीक नहीं आएगी उसकी, काली स्टीकें आएंगी ये वो ना। मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा तुम सारी स्टीक क्यों नहीं आ रही, कहता अरे भाई क्या स्टीक भेजूं, कई चकाई हुई है घर वालों ने, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ। तो वो उन्होंने सारे काम रखे होते हैं कि ये आएगा तो वो देखेगा, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को पैसे देने हैं वगैरह वगैरह वगैरह। और ये बीच में से घपला भी कर जाता है पैसों में। हाँ, एक दफा आगे कह दिया कि पैसे मिले ही नहीं है ना, और दोस्तों के साथ जाके पिज्जा पार्टी कर रहा है, तो तकरीबन ना, और फिर यहाँ आया, इसके पास ना काफी ज्यादा पैसे थे। तो ना मैंने कहा ये तुमने पैसे कहाँ से लिए इतने ज्यादा ना, कहता उसने ना मुझे 2 लाख रुपया दे दिया था, मैंने सोचा अगले पेपर की जब फीस आएगी ना तो घर वालों को दे दूंगा। तो मैंने उनको कह दिया कि ना 2 लाख रुपया ना, मतलब वो है मिला ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने भी इसका साथ दिया। मैंने कहा चलो क्या कहना ना, एक दिन ना बातों बातों में मेरी इसकी सिस्टर के साथ कॉल पे बात हो रही, मैंने बता दिया। तो उसने फोन रखा, तो उधर तलहा को फोन आ गया। तलहा कहे मैंने आपके साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो दफा हो रहा हूँ। मैं ये तो कहे मैं पुल के ऊपर चढ़ के छलांग लगाने लगा हूँ। मैंने कहा कहीं मर ही ना जाए बेचारा इसकी तो। फिर तलहा 3 महीने जो है ना वो घर नहीं गया। हम लोग उमरा से भी आए ना, तो मैंने इसको कहा तलहा को कि चलो घर चलते हैं ना। एयरपोर्ट पे अगला मुझसे मिलके भाग गया, कहता नहीं मैंने नहीं घर जाना, कि पिटाई होगी। फिर 2 लाख रुपया अगर सिर्फ किस्तों का जब आना था तो फिर इसने कटवा दिया। तो ऐसा करता है ये। बच्चों, आप लोगों को इन्फ्लेशन की ट्रीटमेंट आ गई कि नहीं आई। ओके, इतनी बातों के बाद तो इन्फ्लेशन की ट्रीटमेंट भूल भी गई होगी, दोबारा सिखाता हूँ। अच्छा, जहां तो फिर भी नहीं छूटती, चाहे लेट हो जाए चाहे आगे। वेरिएबल कॉस्ट, हाँ यहाँ पर मसला है ना, अब ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, हर सेल में फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक की वेरिएबल कॉस्ट क्या है अलग। ईयर 1 में वेरिएबल कॉस्ट थी 10, दोबारा गए 10.20, फिर गए 10.61 और फिर गए 10.93, और नीचे इन्फ्लेशन भी है। हर बार सेलिंग प्राइस अलग और इन्फ्लेशन। अभी तो देखो जरा, यूनिट्स इनटू, यहाँ के 10
इंटू कितनी थी 3%, 1.03 रेज टू पावर दिस वन। क्लियर है? हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अब 6 to 4 इंटू 10.20, 20 किसने कहा? कहां से पढ़े हो तुम? क्या बच्चों? 10.20 डिजिट के बाद 20, वहां पर 20, 30, 34 वाला सब नहीं करना, ये मुझे फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है। ओके देन फिर कितना था? 10.61 इंटू 0.03 समझ लगे? नेक्स्ट कितना? 10.9। अच्छा अब बात तो यहाँ पर आती है सर कि हर बार जब सेलिंग प्राइस भी चेंज हो रही थी तो फिर ये इन्फ्लेशन किस चीज है ना बच्चों? आजकल भी यही चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रही है तो कुछ प्राइसेस हम भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो डुअल इम्पैक्ट जा रहा है। मैंने प्राइस बढ़ाई, इसका मतलब डजंट मीन के इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आ गया। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट मेरी बढ़ी हुई प्राइस पे नहीं आता, मैंने प्राइस बढ़ाई 10 से 10.20 कर दिया तो 3% की इन्फ्लेशन दोबारा आएगी तो फिर प्राइस और ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि 4 साल का प्रोजेक्ट है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। क्लियर? समझ आ गई? नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट गिवन है, द फिक्स कॉस्ट वाली लाइन पढ़ो। Fixed costs which are incremental and related to the investment project are in nominal terms. अच्छा आप गौर से सुने, देखो ये देखो, ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को जो खुफिया पॉइंट्स है ना ये पता लगना शुरू हो जाएंगे। एक होते हैं रियल कैश फ्लोज, क्या रियल मतलब ओरिजिनल कैश फ्लोज, और एक होते हैं मनी कैश फ्लोज या नॉमिनल कैश फ्लोज। जब भी कहा जाए नॉमिनल टर्म्स में या मनी टर्म्स में है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी एडजस्टेड। जो कैश फ्लोज आफ्टर इन्फ्लेशन होते हैं वो उनको बोलते हैं मनी नॉमिनल कैश फ्लोज, और जो रियल होते हैं वो बिफोर इन्फ्लेशन होते हैं। क्लियर है? देयर आर टू टाइप ऑफ कैश फ्लोज, मनी कैश फ्लोज एंड nominal cash flows. 735 next 779 जी। और आपको पता है अभी क्या अभी कहानी खत्म नहीं इन्फ्लेशन की, ये तो मैं अभी सारा रेस करने लगा हूं, दोबारा सिखाना है। क्लियर है? यहां तक पहुंच गए? इधर देखो अब रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे कंट्रोल सी, क्योंकि ये तो एक ही फॉर्मूला लगेगा ना, कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल बी बोल्ड। यहाँ तक कोई मसला है तो ओके, तो अलग अलग दिया हो तो पता होना चाहिए कि ये अब पहाड़ है। सर उसपे मनी ऐड होती है। हाँ जी सर मनी वाले में तो उसी तरह जैसे ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट का किया था और सेल रेवेन्यू का किया था, नहीं रियल ये फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग। ये आप दोनों एक नॉमिनल बोला मनी दोनों में ऐड होते हैं ना, नॉमिनल में ऐड होते हैं, मनी में ऐड होते हैं, मनी में करना। ओए तो मनी नॉमिनल एक ही बात है। हाँ रियल 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 मतलब ओरिजिनल ऐड करना पड़ेगा। हाँ पर क्वेश्चन में कैसे पूछेगा? क्या क्वेश्चन में रियल ही पूछेगा वो, रियल रेट वो क्यों पूछेगा? बताएगा जब इन्फ्लेशन गिवन होगी तो सही है, अगर इन्फ्लेशन नहीं गिवन तो ये लिखा होगा कि नॉमिनल वैल्यू में है। कर लोगे? अतः ये को तुम्हें समझ आ रही है?
दुर्फिट्टे हो तुम्हारा। अब यही तो रह गया, पहले अलग सेल बनाए, इसकी कोई ना सुनो, बस यही करो। बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके, अब दोबारा करूंगा, फिर फिलहाल रेस करो। ये देखो जरा, इन्फ्लेशन के भी दो रूल है। कितने रूल है? कई दफा वो कहते थे कि जितनी भी इन्फ्लेशन गिवन है ना, ये ईयर 1 प्राइस लेवल पर है, और एक दफा वो कह देते हैं ईयर 0 प्राइस लेवल। दोबारा, ईयर 1 प्राइस लेवल और ऊंची आवाज में, ये जो रेट गिवन है ना, वो कहता है ये ईयर 0 प्राइस लेवल पर है, और एक दफा वो कह देता है ईयर 1 प्राइस लेवल पे, ऊंची आवाज में। ये देखो जरा, प्राइस लेवल और ईयर 0 प्राइस लेवल। आपको पता है बच्चों, आप लोगों ने कहना शायद सर मजाक कर रहे हैं, ये कभी भी पढ़ाया ही नहीं जाता था बच्चों। जब हमारा पेपर हुआ तो उसने कहा था ऑल द रेट्स आर गिवन एट ईयर 1 प्राइस लेवल। जितने भी रेट गिवन है वो ईयर 1 प्राइस लेवल पर गिवन है। इसका मतलब है कि अब बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो गए कि अब क्या किया जाए। क्लियर है बच्चों? तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिंपल लॉजिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे बनो। समझ लग गई? कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे आप लोग? ईयर 1 प्राइस लेवल का तुम मुझे बताओ क्या मतलब होगा यहाँ पे। चलो अभी पता लग जाए कौन ऑर्डिनरी है और कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये 1 प्राइस वाला था इन्फ्लेशन का। तो कहेगा जो रेट गिवन है ना वो ईयर 1 प्राइस लेवल पर गिवन है। ईयर 0 में इन्फ्लेशन, ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट हुई थी और ईयर 1 से इन्फ्लेशन रेट के साथ साथ बढ़ता जाना। ईयर 1 प्राइस लेवल का मतलब है एक साल की इन्फ्लेशन ऐड हो चुकी है। यस सर। एक साल की इन्फ्लेशन ऐड है, एक साल की इन्फ्लेशन ऐड है, एक साल की इन्फ्लेशन ऐड है, एक साल की इन्फ्लेशन ऐड है। 1 ईयर इन्फ्लेशन has been incorporated। बात समझ आई? यस सर। नो इन्फ्लेशन इज इनकॉर्पोरेटेड। कोई इन्फ्लेशन कॉर्पोरेटेड नहीं है, और ईयर 1 एक साल की इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेटेड है। कर लो क्या नहीं? अब करते हैं, क्वेश्चन यही है। क्लियर है? अब करने का तरीका देखो। 30 की क्या है सेलिंग प्राइस, और इन्फ्लेशन रेट कितना है 4% पर ईयर। कितनी? 4% पर 4% पर 4% पर 4% पर। दोबारा 4% ऊंची आवाज में, 4% पर। दोबारा समझ लो कि ये 7 लाइन लिखी हुई है कि ईयर 1 प्राइस लेवल पे गिवन है। किस पे गिवन है? इधर देखो जरा, हेलो इधर, 520 इंटू 1 इंटू 30 इंटू, चुप कर रहे, 1.04। क्लियर है? यहां आएगा, अब गौर से सुनना, यहाँ पे 624 इंटू 30 इंटू 1.04 की पावर 1। एक साल की तो ऐड है तो 1। अब इसी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहां पे देखना, यहाँ पे 3 है ना, एक की तो पहले ही ऐड है, तो सेल को रेफरेंस किसका मिल गया 2 का। यहाँ पे 4, एक की तो पहले ही ऐड है, रेफरेंस किसका मिल गया 3 का। बाकी कोई फर्क नहीं, एक साल की क्या है इनकॉर्पोरेटेड है। यहां पर भी ऐसे 520 इंटू 10 है, 520 इंटू 10। 520 से क्यों 30 करते हैं?
क्या सेपरेट नहीं करना। हाँ बस ये भी है, सेल सेलेक्ट क्यों कर 520 इंटू 10 सब लग गई। नेक्स्ट इंटू 10.20 इंटू 1.03 लेकिन 1 साल पीछे, क्योंकि 1 साल की तो ऐड है। और एक दफा तो उसने भी इंतहाई कर दी ना चहलानापन की, उसे पता था कि बच्चे अब फंसना शुरू हो गए हैं। उसने कहा प्राइजेस आर गिवन एट ईयर 2 प्राइस लेवल। तो क्या मुझे ईयर 2 पे सिखाने की जरूरत है? नो सर। 2 सालों तो कुछ भी ना लो, तीसरे साल में रेफरेंस दो 1 का, चौथे साल पे रेफरेंस दो 2 का, चौथे साल पे भी 1 का। नो सर। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। खड़े रहो। ये जो तुम जंगल पहन के आ जाते हो ना रोज, जंगल में मंगल, क्या गुड, ये जो आपने क्या कि पहले तो कुछ नहीं लेना क्या मतलब, क्या तुम्हारा गुजारा है 2 साल लिए बगैर? हाँ क्या? हाँ इन्फ्लेशन नहीं ना लेनी, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, 2 सालों की इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। 717 इंटू 10.61 था आई थिंक सो, 1.03 रेज टू पावर 2 माइनस क्या, माइनस कौन कह रहा है? खड़े हो जाओ तुम भी मानी के साथ। इसने भी बोला मेरी बात है। तो जुहेब तुमने झूठ बोला, जिस सच सच बताना। इंटू 10.93 इंटू 1.03 रेज टू पावर, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। वो तुम्हारे साथ वाला सो तो नहीं रहा, देखना उसको। सो रहे थे ना? मैं चाहे क्लास सुबह रख लूं, दोपहर रख लूं या शाम रख लूं, ये बंदा सोता है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तुमने जिस हड़बड़ी में उठ के ऐसे किया है ना, वो सोया ही होता है। हाँ अब देना, उसको स्वेटिंग भी आई होगी, उसकी शर्ट भी गीली होती है जब ये सो के उठता है। क्या करते हो खाम में? टेक नहीं लगानी। गुड। और ये तुम कैसे ऐसे क्यों बेंड क्यों हुए हो? इंक्रीमेंटल का तो आप लोगों को पता ही है। ओके आते आते टेंशन ना लो, नमाज की तरफ भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, बस 2 मिनट का काम है। मतलब यानी कि 520 इंटू 30, फिर मैंने सेट रेफरेंस नहीं दिया, इंटू 30 ये ईयर बार वाला तो नहीं है इंटू 30, क्योंकि अब मैं ईयर 2 एग्जैक्टली दिस इंटू 30 इंटू 1.04 रेज टू पावर 1, और यहाँ हाँ वैसे कॉपी पेस्ट वो सही कह रहे हैं, लेकिन एक ही सेल था, इसलिए मैंने सोचा कॉपी पेस्ट ना ही करूं। कंट्रोल सी, कंट्रोल, ये देखो उसने 2 का रेफरेंस दिया है, वो D2 कर लोगे आप लोग? दिस इज, अब मैं इसको जरा पुराने तरीके पे ले आता हूँ जो पहले किया करते हैं। तो बेटा ये ऐसे ही सिखाता है, मेरा भी तो टाइम साथ ही कंज्यूम हो रहा है ना। बगैर प्रैक्टिकल वहां पे बताए आप लोग वैसे ही बता दो, ये ले लेना वो ले लेना फिर ले लेना। रोला डाला पड़ा था कि सर मुझे किसी जॉब का बताएं, किसी जॉब का बताएं। मैंने इस बंदे को इंटरव्यू देने के लिए भेजा, वहां ये इसने एल किया, यही एल जो है ना वहां करते ना तुम तो शायद तुम्हें सिलेक्ट कर लेते। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फिर मुझे कहता सर 1-2 जगह का तो बताएं, वहां पर तो मैं कंफ्यूज हो गया था, तो अगली जगह पे तुम्हारी क्या गारंटी है कि तुम कंफ्यूज? खड़े हो जाओ, बस सोने वाले के साथ चले जाओ। हिट
अगर ये टेक लगाए ना इसकी मार रेप्टाइल क्या ब्लो जॉब के लिए भेजा तुमने बता दूंगा चुप कर जाओ कि क्लास हो रही है अजीबो गरीब दिमाग खाया पड़ा है एक पहले सवाल नहीं हो रहे बस कर रहा है वो चुप कर जाओ कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये तो मतलब ऐसे ही था सिंपल यहाँ पर थोड़ी सी एफर्ट थी 520 इंटू 10 इंटू 1.03 रेज टू पावर 1 624 इंटू इंटू क्या था 10.20 इंटू 1.03 रेज टू पावर इससे पहले कि मैं डिलीट कर दूं तुम्हें क्लास से इंटू 1. कोई बच्चा बोले ना बेटा वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं वैसे तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं है लेकिन फिर भी क्या तूने वही तो कहा है ना कितना मुझे सुन गया टीचर्स को ना पढ़ा पढ़ा के कान बड़े उनके तेज हो जाते हैं एक दफा क्लास में ना मैंने सर अहमद को कहा कहता मैंने कहा तुम्हें बड़ी ठंड लग रही है कहता नहा के आओ तुम तो तुम्हें ठंड ना लगे तो हम बहुत पीछे बैठे थे इस बात में कहती जो नहीं भी नहा के आया ना यहाँ बुला के ऐसी धुलाई करूंगी सारी मैल उतर जाएगी कहा है इसको कैसे सुन गया हमारे इस बातों से कौन कौन पढ़ा है कंट्रोल सी आवाज ना तुम्हारी माननी तुम किसी से भी पढ़े हो तो तुम्हारा हाल तो मंदा ही है बात समझ आई दिस इज द ऑपरेटिंग तुमने अब रैप्टा लगाने वाली तुम्हारे अंदर जो है ना वो पूरी हो गई अब ये कुछ करे तो तुमने रैप्टा लगाना है अब्दुल्ला जफर वरना बाहर से कोई बंदा बुलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो रैप्टे भी नहीं लग रहे जी दूसरा पैराग्राफ पढ़ो जरा Center co pays corporation tax of 30% 1 year in Iran. अब यहाँ टैक्स के दो रूल हैं कितने रूल हैं पहले इन्फ्लेशन के दो रूल थे कि रेट ईयर 1 प्राइस लेवल पे गिवन है या ईयर 0 प्राइस लेवल पे गिवन है 2 वाला जो है ना वो एक लड़की ने सोचा छोड़ा था कि मुझे आया था पता नहीं अब उसको आया था या उसका दिमाग घूम गया था पेपर में लेकिन आज तक मतलब मेरी नजर में कोई ऐसा सवाल नहीं आया लेकिन फिर भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी मैंने आपको करके बता दिया कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है 30% 1 ईयर इन एरियर्स 1 ईयर इन इधर देखो जरा हेलो इधर टैक्स के दो रूल सेम ईयर और एरियर सेम ईयर और एरियर अब किसका फोन वेट अ मिनट बच्चों आपका कीड़े पड़े तुम्हें ओके बच्चों ये देखो वो वाली समाप नहीं तुम्हें वही याद आ रही है ना वो चली गई बहावल नगर जहां की थी वो जा चुकी है वो बेटा पता नहीं तुम्हारा नहीं हुआ तो उसका कहा हुआ होगा एक ही ग्रुप था किधर देखो हाँ पढ़ो जरा हाँ दो रूल है एक सेम ईयर और एक एरियर एक सेम ईयर का रूल है और एक एरियर का सेम ईयर का रूल का मतलब है कि जिस साल कमाया है उसी साल टैक्स देना है एरियर का मतलब है अगले साल टैक्स देना है तो अगर तो सेम ईयर होता तो मैं इस तरीके से करता इस अच्छा ऊपर ना मैंने माइनस इस वजह से लगाया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ जाके ना मैं सेलिंग प्राइस में से दोनों क्या कर दूंगा माइनस तो वो हो जाएगा अब यहाँ ना कुछ माइनस है कुछ प्लस है तो यहाँ जो माइनस है उसके साथ माइनस का साइन लगाना लाजम है तो दिस इज द माइनस माइनस लगाया इस सेल को वो किया इनटू 30% कंट्रोल सी टैक्स एक्सपेंस है ना तो ये माइनस ही होगा ना तो उसके साथ माइनस लगा दो सिंपल कर दिया एक नंबर आ गया ये सेम ईयर का रूल है शेख काटते कैसे हैं काटते
मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, उसका एक लड़की अभी अभी ताजा ताजा काट के गई है, तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, वो बता सकता है तुम्हें। तो मैं नाम लूंगा क्यों बेटा? तुम ये चाह रहे हो कि मैं नाम लूं ताकि तुम्हें पता लगे, है ना? ये तो सिर्फ स्ट्रेटेजी है। हैदर लोगों के साथ रहते हो, कुछ ना कुछ तो पता लगेगा ही। ऐसी खबरें। कौन? जो मर्जी कर लो, नाम तुम फिर भी नहीं निकलवा सकते। ये तो देखो, बकवास बंद करो। काटते कैसे हैं सर? क्या? ऐसे काटते हैं जो आपने भी काटा है, एक दम से सर। लीड कैसे करते हैं? Select then delete। ओके बच्चों, ये देखो डिलीट का तो बटन ही है, की क्या जरूरत है? ये देखो, मोबाइल पकड़ लो इसका। हाँ, गुड। इज इक्वल टू, कभी आईफोन नहीं देखा तो रखो वहां पे जल्दी से। हाँ, मतलब ऐसे। फिर भी तुम्हारा तो प्यारा आईफोन होगा ना? हर एक को अपना नहीं पसंद होता। तुम चुप रहो। आईफोन की बात कर रहे हैं, अब ये देखना, इसको कर बैठे चुल मची। वेट करो तुम। इज इक्वल टू ये माइनस का साइन इनपुट किया, इनटू 30% किया, तो ये सेम ईयर का रूल हो गया। मैं दोबारा से करके बता रहा हूं, कंट्रोल वी। ओके, इसको मैं डिलीट, बैक स्पेस से सिर्फ एक सेल जो है ना वो डिलीट होता है। डिलीट का जो ऑप्शन है ना, मतलब जो डिलीट का बटन है, उससे साफ डिलीट हो जाता है जितना एरिया आपने सिलेक्ट किया। टैक्स एक्सपेंस, क्योंकि एरियर में है, इज इक्वल टू माइनस इंटू 30%। ये हो गया। सिर्फ ये है कि प्लेसमेंट बदलनी है। क्या बदलनी है? क्लियर है? अब यहाँ पे पांचवा ज्यूम करना पड़ेगा। समझ लगी? बेटा 2 ईयर एरिया HMRC तो ना ही लेटेक्स इससे बेहतर है। फिर तो तुमसे 1 साल की छूट मिलती है, वैसे ये 2 साल का ये लो। कल को तुम कहोगे सर 3 साल एरिया, बस एरिया लिख दिया तो अगला साल समझ लो, उसका तो टैक्स देने का रहता ही नहीं। बेटा वो कुछ कमाए तो टैक्स दे। अब अब्बे की कमाई पे तो टैक्स तो नहीं दे सकते ना, खर्चे तो बढ़ा रहा है, अब टैक्स भी अब्बा ही उठाए। ओके, यहाँ ना मुझे कोई स्क्रैप वैल्यू नजर नहीं आ रही, तो स्क्रैप वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे, अच्छा नहीं नहीं, यहाँ मैंने जीरो नहीं लिखना। ये ना एक दफा ऐसे ही हुआ था, और 0.5 एग्जामिनर ने, अगले ने मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ी, अगला कहता मैंने 0.5 काट लिए बच्चों के ना। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये क्लोज नहीं हो रहा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बंद नहीं हो रहा। ये कहां से पता लगा? पहले पैराग्राफ की जरा आखिरी लाइन पढ़ना अवकाश। तो स्क्रैप वैल्यू भी नहीं आएगी। वैसे स्क्रैप वैल्यू का रूल ये है कि आखिरी साल में क्या कर देते, ऐड कर देते। तो जब प्रोजेक्ट फॉर द फोर्थ, ये पहला साल पेल्टा कंपनी वाले ऐसे है, बाकी सब 4 साल 5 साल बाद क्या हो रहे होंगे, क्लोज। फिर क्या स्क्रैप वैल्यू होगी आखिरी साल में, ना भी हुई लेकिन प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा हुआ तो आपने आखिरी साल में 0 लिखना है, उसके 0.5 नंबर है, और 0.5 ही है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखने के। ये 1 नंबर तो आसानी से ले सकते हो ना। फिर आपको पता है 49 और 50 में 1 का ही फर्क हो। सर आखिरी साल 0 लेना है, इसका जरा बता दें, अगर मतलब प्रोजेक्ट क्लोज हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारा सारा या मशीनरी तुम्हारी सारी तुमने यूज कर ली, यूटिलाइज कर ली, तो आखिरी साल 0 लिख दो स्क्रैप वैल्यू की। क्लियर है? अच्छा अब गौर से सुनो सर, सवाल तो पूरा नहीं हुआ, सवाल के मेजर हेड अभी पढ़े, सवाल के मेजर हेड अभी पढ़े हैं। तो सर अब क्या किया जाए? 2 साल दे रहा हूं, कल को उन दोनों सालों को यहां तक ही करके लेके आना है। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ जाएगा, टैक्स एक्सपेंस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू। फिर उन्हीं दो, फिर इसी सवाल का मैं करवाऊंगा
और जो 2 सवाल आप घर से करके आए होंगे उनका आपने ये चीजें कर लेनी है और कल ये खत्म। और जैसे ये खत्म मतलब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल 70% खत्म, 30% रह जाएगा और संडे तक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल प्लस बिजनेस वैल्यूएशन वाइंड अप, एक टॉपिक पीछे रह जाएगा मेजर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्लियर है? और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी सारी थ्योरी है। खत्म सिलेबस। मेरी डेडलाइन 10 है, 12-13 तक जाएगा, उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। क्लियर है बच्चों? वाइंड अप है तकरीबन सिलेबस। क्लियर है? हाँ क्या मुझे क्या आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, आप लोग नमाज पढ़ो। जैसे हाँ, क्या टाइम हुआ है? 6:30 हुए हैं। 7 बचे, सारे बच्चे यहाँ हो। क्लियर है? 7 से लेके 9 तकरीबन आधे आधे घंटे में 4 सवाल हो जाएंगे। क्लियर है? अल्लाह हाफिज़। इसके बाद बैग यहीं पे, बैग कोई बाहर लेके नहीं जाएगा। हाँ हाँ बोलो। आगे आ जाओ फ्रेंड। क्या है ये? तो मुझे ना पकड़ा, मैं भी नमाज पढ़नी, मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ हूँ। क्या पकड़ा? सबके इधर ही पढ़े, इसमें मिला देगा क्या हो गया यार? तुम तो कर दिए सब्जेक्ट क्या है? बेटा कोस्ट ऑफ कैपिटल की उसकी प्रैक्टिस क्लास नहीं हुई थी, तो कोस्ट ऑफ कैपिटल के बच्चों ने करने हैं 4 सवाल। सर इधर सर के पास एक स्क्रैप वाली जब उससे आपने क्या आने वाले साल में ऐड करना है, तो कौन सी साल में लिखना है? अगर तो प्रोजेक्ट तो 4 साल के ना, 5वां तो हमने सिर्फ टैक्स की वजह से ऐड किया है। स्क्रैप वाली उसमें ऐड हो जाएगी। मुश्किल है मेरे ख्याल तो, अब तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते। हुआ है? करवा लिए सर, हम बार बार रिफ्रेश किया हो आ गया था। तो इसका भी करो ना फिर, तुम अगर करवाया तो इसको कहो अकाउंट खोल ले, करवा दी। नहीं ना कैंसिल कर देना, लेकिन ये ना हो कि अमेंड करके दोबारा सीडी ना आए। लेकिन कर लो 1-2 दफा, टेंशन ना लो, मे भी हो जाए। हाँ यहाँ उसका लेना किस सेल में और कैसे लेना? टैक्स की बात कर रहे हो? टैक्स की नहीं बात करो, वो आपने बताया नहीं था सेल्स रेवेन्यू में, अगर ईयर 1 प्राइस लेवल आ जाए तो रिलीज तो कहेंगे ईयर 1 प्राइस लेवल पे गिवन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो मैंने 1.04 और इन्फ्लेशन एक साल की ऐड की है, ये नहीं करना, समझ लगी? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन पहले से ऐड है। यहाँ जब अगले साल में जाना है तो 1.04 है, लेकिन उसके ऊपर D2 का रेफरेंस नहीं देना, 1 का रेफरेंस देना है, क्योंकि एक की तो पहले से क्या है ऐड। फिर आगे D2 का देना नेक्स्ट सेल में, जिससे में D3 का इस तरह C1 का नहीं, हाँ थर्ड सेल में जाएंगे तो D2 का हाँ reference D2 का रेफरेंस बस देना ठीक पूछा था। और स्क्रैप वैल्यू कहाँ ऐड करनी है अगर हो तो? चौथे साल में, चौथे आखिरी साल में। लेकिन यहाँ तो ये फोर्सिबल फ्यूचर तक चलता जाएगा, यहाँ नहीं ऐड होगा। किस सेल में सर ऐड होगी? फोर्थ 5वां हमने टैक्स की वजह से डाला है, वरना 5 साल का तो प्रोजेक्ट ही नहीं। लांती क्या ये तो मनहूस है एक नंबर का, मेरी बेइज्जती करवाता है। कल सर अहमद के सामने इन लोगों ने क्या बताया कि हाफिज बहुत फ्री है और उसने सर को